जी नमस्कार। स्वागत है आप सबका एडी सर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, अपन ने पिछली 2 कक्षा में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, यानी कि जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, उस पर चर्चा की थी। अपन ने जो पहली क्लास थी उसमें भारत में किस प्रकार से शिक्षा का विकास हुआ, संवैधानिक प्रावधान क्या है, एनईपी 2020 की आवश्यकता क्यों पड़ी, इससे पहले की दोनों शिक्षा नीतियां थी उन पर चर्चा की थी। दूसरी क्लास में अपन ने सामान्य जानकारी ली थी एनईपी के बारे में। इसके अलावा जो भाग 4 है उसका विजन क्या है, उसके आधारभूत स्तंभ क्या है, उन पर चर्चा की थी। और जो चैप्टर थे 27 उनके अपन ने कहानी के माध्यम से नाम याद किए थे। आज की क्लास को शुरू करने से पहले अपन जो पिछली 2 कक्षाएं हुई थी उन पर एक छोटा सा रिवीजन करेंगे। उससे पहले मैं एक मुद्दे पर चर्चा करूंगा जो मैंने कमेंट बॉक्स में सबसे ज्यादा आपका ज्वलंत क्वेश्चन था या जिस पर चर्चा करनी चाहिए थी, वो थी सिलेबस को लेकर कि सर हमारे जो सिलेबस है, चाहे रीट का सिलेबस हो या फिर फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस है, फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में भी जो एनईपी दे रखी है उसमें स्कूल एजुकेशन लिख रखा है और रीट के सिलेबस में भी यही लिख रखा है। तो अपन को केवल स्कूल एजुकेशन वाला पोर्शन ही एनईपी से पढ़ना चाहिए या फिर कंप्लीट जो एनईपी है उसको पढ़ना चाहिए। तो साथियों, मैंने पिछली क्लास में भी इस पर चर्चा की थी कि जब भी कोई टॉपिक आरपीएससी या फिर कोई भी संस्था है अगर सिलेबस में उस टॉपिक को अलग से मेंशन कर देती है तो मुझे लगता है कि उस टॉपिक को कम से कम अपन को डीप से पढ़ना चाहिए। यानी कि उस टॉपिक पर जो क्वेश्चन है वो एनालिटिकल या फिर फैक्चुअल आए तो उसमें बहुत सारे डाटा दे देंगे, या फिर एनालिटिकल है उसमें जो ऑप्शन है उनको घुमा कर दे देंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले दे देंगे। यानी कोई भी टॉपिक अगर सिलेबस में अलग से मेंशन किया गया है तो उस टॉपिक की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। और अपन चर्चा करेंगे एनईपी 2020 इसके चैप्टर 27 है, उसमें अपन स्कूल एजुकेशन में केवल चैप्टर नंबर 1 से 8 है। तो आपको ऐसे लगता है कि जब चैप्टर नंबर 1 से 8 ही अपन को पढ़ लेना चाहिए, बाकी के चैप्टर क्यों पढ़े? क्योंकि जो एनईपी का ड्राफ्ट है उसमें जो बेसिक जानकारी दे रखी है, यानी सामान्य परिचय दे रखा है, उसमें उसके भाग 4 और 27 चैप्टर की अलग से सारणी बना रखी है। तो आपको 27 चैप्टर के नाम तो कम से कम याद होना ही चाहिए। और मैं तो कहूं आपको कम से कम एक बार तो एनईपी को कंप्लीट पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए, इसका भी कारण है। अगर मैं चर्चा करूं कि एनईपी 2020 को विस्तार से क्यों पढ़ना चाहिए, जैसे अपन चैप्टर नंबर 4 है जो भाग फर्स्ट है स्कूल एजुकेशन का, भाग फर्स्ट में चैप्टर 1 से 8 है, उसमें स्कूल एजुकेशन दे रखी है, उसमें चैप्टर नंबर 4 दे रखा है। इसमें जो भाषाई फॉर्मूला है, त्रिभाषा फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला? जो त्रिभाषा फॉर्मूला है इसका केवल नाम ले रखा है, यानी कि सिलेबस में त्रिभाषा फॉर्मूला को बढ़ावा देना चाहिए। लेकिन इस त्रिभाषा फॉर्मूला के बारे में, यानी इसकी प्रोसीजर क्या होगी, कौन सी भाषाएं होगी, वो सब का कहां बता रखा है? वो बता रखा है चैप्टर नंबर 22 में, जहां अपन ने पढ़ा था कि भाषा, कला और संस्कृति का। यानी चैप्टर नंबर, इसके लिए अपन को चैप्टर नंबर 22 को पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर यहां से क्वेश्चन आया, क्या कि अगर यहां से क्वेश्चन आया तो वो डीप में जाएगा। क्योंकि त्रिभाषा फॉर्मूला सबको पता है कि मातृभाषा में शिक्षा दी जानी, इसके अलावा 2 भाषाएं कौन सी होगी उस पर चर्चा की, और ये हमेशा करंट में रहता है। तो आप करंट बेस मान लो या फिर सिलेबस में अगर क्वेश्चन डीप में जब पूछे जाने की संभावना हो गई तो वो यहाँ पे जाएगा चैप्टर नंबर 22 में। इसके अलावा अपन बात करें कि जो इसी चैप्टर 4 में जो पाठ्यक्रम है उसमें यह भी लिख रखा है कि कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। लेकिन व्यावसायिक शिक्षा के बारे में जो पूरी प्रोसीजर है कि व्यावसायिक शिक्षा होती क्या है, इसको देना क्यों जरूरी है, इसके लिए सिलेबस में क्या चेंज किया जाएगा, ये चैप्टर नंबर 20 में बता रखी है। यानी चैप्टर नंबर 20 जिसमें अपन भाग 3 में पढ़ते हैं अन्य विचारणीय मुद्दे, जिसमें व्यावसायिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा जो उनकी चर्चा करते हैं, टेक्नोलॉजी वाली शिक्षा की चर्चा करते हैं, यानी भाग जो चैप्टर नंबर 20 है उसमें चर्चा की गई है। और उच्च शिक्षा में बात करूं तो चैप्टर नंबर 16 में इसकी चर्चा की गई। इसके अलावा भी क्योंकि एनईपी 2020 है कंप्लीट अभी लागू नहीं हुई है, प्रोसीजर इसका चल रहा है, मतलब क्रियान्वयन की दौर में है, तो इसमें करंट के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे निपुण भारत का अपन पढ़ते हैं, दिशा पढ़ते हैं अपन, और जो एबीसी आईडी पढ़ते हैं या एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। अब देखो आपको खुद को सोचना है कि अपन को एबीसी आईडी की फुल फॉर्म याद होनी चाहिए या नहीं। लेकिन जो भाग अगर आप भाग एक पढ़ोगे, यानी चैप्टर 1 से 8 पढ़ोगे, तो वहां कहीं एबीसी का आईडी का मेंशन नहीं है। तो अगर एबीसी आईडी से क्वेश्चन आ गया, मान लो वो एनईपी से ना आके अगर करंट वाले पोर्शन में से आ गया,
तो उसको अपन को पढ़ना पड़ेगा, वो दे रखी है उच्च शिक्षा में। तो अपन को विस्तार से पढ़ना है चैप्टर नंबर 1 से 8, यानी निष्कर्ष ये है कि चैप्टर 1 से 8 तक की हर लाइन याद होनी है। और उसके बाद में क्या करना है, जो चैप्टर नंबर 9 से आगे 27 तक चैप्टर है, उसमें 9 से 19 जो उच्च शिक्षा वाला दे रखा है, उसको भले ही आप विस्तार से मत पढ़ो, लेकिन चैप्टर 20 से 27 तक जिसमें इसकी क्रियान्वयन की, यानी स्कूल एजुकेशन में जो चैप्टर 1 से 8 दे रखा है, इनका क्रियान्वयन कैसे होगा, वो चैप्टर नंबर दे रखा है 25, 26 और 27 में। यानी आपको 25 नंबर भी पढ़ना पड़ेगा, 26 नंबर भी पढ़ना पड़ेगा, 27 भी पढ़ना पड़ेगा। जो व्यावसायिक शिक्षा की बात की गई है चैप्टर नंबर 4 में, उसका पूरा विस्तार से चर्चा की गई है चैप्टर नंबर 20 में, तो आपको चैप्टर नंबर 20 भी पढ़ना पड़ेगा। यानी कि कहने का निष्कर्ष यही है कि आपको कम से कम एक बार तो एनईपी को पूरा पढ़ना चाहिए। जब एग्जाम आए पास में, तो उस समय आपको क्विक रिवीजन कर रहे हो लास्ट में, तब आपको चैप्टर नंबर 1 से 8 तक पढ़ना चाहिए, जिनको विस्तार से पढ़ सकते हैं आप। बाकी मैं तो यही कहूंगा कि अभी आपके पास टाइम है, अगर आपको खुद को विश्वास है कि अपन को पूरा पढ़ना चाहिए, या फिर आपको ऐसे लगता है कि नहीं सर ज्यादा पढ़ा रहे हैं, विस्तार से पढ़ा रहे हैं, तो अपने विवेक से आप काम में लें। और मैं मुझसे पूछोगे तो मैं तो यही बताऊंगा कि आपको एनईपी कंप्लीट पढ़नी चाहिए। क्यों पढ़नी चाहिए? क्योंकि इसको सिलेबस में अलग से मेंशन दे रखा है, करंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, और ये फिक्स है कि इसके 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। जब आपको ये पता है कि 2 से 3 क्वेश्चन इसमें से आने वाले ही हैं, तो फिर अपन को पढ़ने में क्या जाता है, ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 पेज ही तो बढ़ने वाले हैं, आधा घंटा 1 घंटा ज्यादा पढ़ लेंगे। यानी आज की क्लास में आपका जो भाग फर्स्ट है स्कूल एजुकेशन वाला खत्म हो जाएगा। अगली क्लास में जो करंट के मुद्दे हैं और जो एक्स्ट्रा चीजें, यानी आधे घंटे की आपको एक्स्ट्रा क्लास लेनी होगी। लेकिन क्या पता उस आधे घंटे की क्लास की वजह से आपके 2 क्वेश्चन सही हो जाए, या फिर 2 क्वेश्चन आपके गलत हो जाए, आप ना लो तो अगर साथियों जिस प्रकार से आरपीएससी का पैटर्न बदलता रहे, अपन आरपीएससी को दोष देते हैं, तो कम से कुछ ना कुछ तो दोष अपन में से भी है, यानी कुछ तो कमियां अपने में भी है। और वो क्या कमी है? वो ये कमी है कि अपन जब लास्ट में क्या होता है, अगर मान लो कि इसमें से ऐसा क्वेश्चन आ गया, एनईपी का क्वेश्चन आ गया, होता क्या है, एग्जामिनर अपने माइंड को पढ़ता है, क्या अपने माइंड को पढ़ता है, उसको पता है बच्चे ने यहां तक तो पढ़ा है, कि यहां तक तो पढ़ा है। वो चैप्टर अपन क्या करते हैं, शुरुआत में बहुत जोश से पढ़ते हैं, चैप्टर 1 से पढ़ लेंगे, 2 पढ़ लेंगे, धीरे धीरे जरा 7 और 8 तक क्या हो जाएंगे, ढीले हो जाएंगे, ढीले पड़ जाते। तो वो क्वेश्चन बनाता है चैप्टर नंबर 8 से। अगर वो क्वेश्चन बनाएगा चैप्टर नंबर 4 से, तो उसको पता है चैप्टर नंबर 4 सबको पता है, कुछ नया करे, यानी कुछ थोड़ा सा एनालिटिकल क्वेश्चन बनाए, तो वो यहाँ चैप्टर 4 के 2 कथन यहां से दे देगा, कथन 1, कथन 2 और तीसरा कथन देगा, वो चैप्टर नंबर 22 से दे देगा। अब आपको ये 2 कथन याद है, लेकिन क्वेश्चन इन 2 से नहीं हो रहा, तीसरा कथन आपको याद होना चाहिए। तो जब आप यहां तक पहुंच चुके हैं, सफलता जब यही होती है, जो 1 या 2 क्वेश्चन की तो बात होती है, तो उन 1 या 2 क्वेश्चन के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, या फिर जिनका सिलेक्शन होता है वो क्या करते हैं, वो ये एफर्ट होता है, जो एक्स्ट्रा एफर्ट, जिसमें अलग से ज्यादा कोई टाइम नहीं देना होता, वो बस मेंटली अपना जो मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है कि यार रिस्क नहीं लेना है, यानी नो रिस्क वाला अपन को अब चलाना पड़ेगा। कि आरपीएससी जिस प्रकार से बदल रही है, आपको तो बदलना पड़ेगा। अब होएगा क्या, 90% यानी 99% लोग क्या होंगे, वो यहां तक होंगे, वो भाग 1 ही पढ़ के जाएंगे, यानी स्कूल एजुकेशन ही पढ़ के जाएंगे। और जिनका सिलेक्शन होगा वो क्या करेंगे, वो थोड़ी सी जानकारी एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, लेकिन उस एक्स्ट्रा जानकारी से उनका ये क्वेश्चन तो सही होगा ही होगा, उनको एग्जाम हॉल में क्या कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि ये क्वेश्चन तो केवल मेरा ही सही है, और इस वजह से उसके 1 या 2 क्वेश्चन और सही हो जाते हैं। और ये सब माइंड का खेल है। तो ये चर्चा हुई अपने सिलेबस की कि क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। अब अपन आगे की क्लास को स्टार्ट करते हैं। साथियों, अपने पहली क्लास में चर्चा की थी कि जो विकास क्रम है शिक्षा का किस प्रकार से हुआ, उसका अपन कोई रिवीजन कर लेते हैं। उसमें बाद में दूसरी कक्षा में जो पढ़ा उसका रिवीजन करेंगे, चैप्टर 27 का। काफी दिन हो गए तो आप भी भूल गए होंगे। और उसके बाद में आज अपन भाग 1 में जो चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 से 8 तक अच्छे से पढ़ेंगे, उनको विस्तार से पढ़ेंगे। अगली क्लास में इस एनईपी के जो कंप्लीट टॉपिक है इसको कंप्लीट कर लेंगे, एनईपी के टॉपिक को। उसमें अपन क्या करेंगे कि करंट बेस्ड है वो, और जो उच्च शिक्षा है जो आपके लिए परेशानी बनी हुई है कि हायर एजुकेशन को पढ़े या नहीं पढ़े, उसका जो सार है वो मिला के यहाँ दे दूंगा, वो याद भी करा दूंगा। अब आप पर है, आपको करना क्या है, आपको करना यही है कि 10 मिनट जाके घर पे रिवीजन करना होता है। बाकी मुझे विश्वास है कि आपको चैप्टर 7 क्लास में 7 से 7 याद हो रहे होंगे अगर आप पूरी क्लास लेते हो। तो अपन अगर रिवीजन की बात करें तो अपन ने पढ़ा था 1813 के चार्टर एक्ट में 1 लाख रुपए की है जो घोषणा की गई थी कि भारत में शिक्षा के विकास के लिए किया जाएगा।
उसमें जब वो विवाद हुआ तो क्या आया था, 1835 का मैकाले स्मरण पत्र आया था। उसके बाद में 1854 का अपन ने वो डिस्पैच पढ़ा। वो डिस्पैच के मूल्यांकन के लिए अंडर कमीशन 1882-83 में आया। फिर 1902 का रेले कमीशन पढ़ा। रेले कमीशन पढ़ने के बाद 1917-18 का जो शेड्यूल कमीशन है उसके बारे में पढ़ा। 1929 की आटोक समिति के बारे में पढ़ा। 1944 का जो सार्जेंट योजना थी उसके बारे में पढ़ा। अगर आज़ादी के बाद की बात करें तो अपन ने 3 आयोग के बारे में पढ़ा, यानी 1948 का राधाकृष्ण आयोग, 1952 का मुदालियर आयोग और 1964 का कोठारी आयोग। कोठारी आयोग की सिफारिश पर अपन ने पहली शिक्षा नीति पढ़ी थी कि 1968 में पहली शिक्षा नीति आई। दूसरी शिक्षा नीति कब आई, 1986 में आई। फिर अपने पढ़ा कि 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में। उसके द्वारा क्या किया गया, भारत में जो शिक्षा को मूल अधिकार में शामिल किया गया, 3 आर्टिकल जोड़े गए, 21 है, 45 है और 51 के एक भाग 51 ए का 51वां पोर्शन जोड़ा गया। इसके अलावा अपन ने चर्चा की कि 2009 में राइट टू एजुकेशन आया था। फिर जो एनईपी 2020 की आवश्यकता क्यों पड़ी, या फिर एनईपी 1968 और 1986 की जो कमियां थी उन पर चर्चा करी। फिर एनईपी 2020 की अगर अपन ने सामान्य चर्चा करी तो एसडीजी का जो चौथा इंडेक्स है यानी क्वालिटी एजुकेशन के, उसके क्रियान्वयन के लिए एनईपी 2020 की आवश्यकता पड़ी। उसका विजन क्या था कि भारत को जो वैश्विक ज्ञान शक्ति है उसका वे ग्लोबल सुपर पावर बनाना है अपन को। उसमें बाद में अपने 5 सिद्धांत की बात की, आधारभूत सिद्धांतों की बात की, 5 आधारभूत स्तंभों की बात की थी, एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी, इक्विटी, क्वालिटी और अकाउंटेंसी यानी जवाबदेहिता की बात की। फिर अपन ने चर्चा की, इसके विजन की चर्चा की। फिर अपन ने ये चर्चा की थी कि 2 समितियां कौन कौन सी है। अगर विकास के लिए पूछे तो टीएसआर सुब्रमण्यम समिति, और अगर ड्राफ्ट समिति की बात करें तो कस्तूररंगन समिति की चर्चा की थी। समिति में 1+9 सदस्य थे, अध्यक्ष के कस्तूररंगन था। 9 सदस्यों की अपन ने चर्चा की थी। फिर अपन ने 4 तारीखें याद की थी, जून 2016, जून 2017, 31 मई 2019 और 29 जुलाई 2020 को जब ये लागू हुई थी उस समय एमएचआरडी मंत्री कौन थे। फिर अपन ने सामान्य से चर्चा की कि इसके भाग 4 है, भाग फर्स्ट में स्कूल एजुकेशन है, भाग 2 में हायर एजुकेशन है, भाग 3 में अन्य विचारणीय मुद्दे हैं और भाग 4 में जो है कि क्रियान्वयन की रणनीति है कि किस प्रकार से इसको इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। फिर अपने चैप्टर संख्या 1 से 27 को याद किया था। किस प्रकार से याद किया था वो कहानी आपको याद होगी। अपन एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं कि चैप्टर नंबर 1 में क्या है। तो अपन को वो कहानी याद रखनी है कि एक मास्टर था। कौन सा मास्टर था, बीएसटी धारी था। तो पहली कक्षा में क्या बात थी कि वो जो है वो कौन सी कक्षा का था, यानी 1 से 5वीं क्लास का था। तो जो बुनियादी साक्षरता की बात की वो बात की थी। दूसरी में कक्षा 1 से 5 की थी जो बुनियादी साक्षरता। उसमें तीसरी क्या थी कि उसके सामने समस्या क्या आ गई, समस्या आ गई ड्रॉप आउट की। तो ड्रॉप आउट की समस्या आई तो तीसरे चैप्टर का नाम था ड्रॉप आउट। उसके लिए उसने क्या किया गया, पाठ्यक्रम को चेंज किया जाए और समावेशी शिक्षा दी जाए। तो 4 नंबर चैप्टर में पाठ्यक्रम आ गया। 5 सितंबर से अपन याद किया था। 5 नंबर चैप्टर में शिक्षक की चर्चा की गई है। 6 नंबर में अपन ने किया था पाठ्यक्रम के साथ साथ क्या किया जाए, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। तो चैप्टर 6 में समावेशी शिक्षा की चर्चा की गई। चैप्टर 7 में और उस क्या किया जाए, क्लस्टर आधारित शिक्षा यानी गाँव ढाणियों सबको जोड़ के जो प्रभावी संसाधन है उनकी गुणवत्ता बनी रहे तो क्लस्टर या कोई कॉम्प्लेक्स आधारित शिक्षा की चर्चा की थी। उसके अलावा 8 नंबर चैप्टर में उसका सपना क्या था, उसका सपना था कि स्टैंडर्ड स्कूल खोली जाए, मानक स्कूल खोली जाए। तो चैप्टर 8 हो गया, ये भाग फर्स्ट हो गया। इसकी आज अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर भाग 2 में जिसमें हायर एजुकेशन की चर्चा की गई है उसमें भाग 9 से चैप्टर नंबर 9 से 19 तक अपने प्रोफेसर साहब की कहानी से याद किया था कि प्रोफेसर साहब का था सपना क्या था कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालय कैसा हो, गुणवत्तापूर्ण हो। तो अपने चैप्टर 9 का नाम क्या हो गया कि गुणवत्तापूर्ण विश्वविद्यालय और महाविद्यालय। उसके लिए उसने 3 लेवल की स्ट्रेटजी बनाई थी। यूनिवर्सिटी लेवल पे क्या किया जाए, कॉलेज लेवल पे क्या किया जाए और गवर्नमेंट लेवल पे क्या किया जाए। फिर सबसे पहले 3 कौन से, यूनिवर्सिटी लेवल पर यानी पुनर्गठन किया जाए, बहुविषयक शिक्षा की तैयार की जाए और फिर अनुकूलतम माहौल बनाया जाए। यानी 10, 11 और 12 चैप्टर ये हो गए। फिर अपन ने कॉलेज लेवल पर 4S स्ट्रेटजी की थी जिसमें पहला S जो है संकाय के बारे में चर्चा कर रहा था। फिर अपन ने समावेशी शिक्षा और समता की बात की थी। चैप्टर नंबर 13, 14, 15, 16, 17 तक ये हो गए थे। फिर उसमें कौन सी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा की चर्चा की थी। और भाग चैप्टर नंबर 15 में शिक्षक शिक्षा यानी 13, 14, 15 और 16 इसमें ग्रेजुएशन जो कॉलेज लेवल की एजुकेशन उसकी चर्चा कर ली। फिर गवर्नमेंट लेवल पर क्या किया जाए, गवर्नमेंट लेवल पर 3 की चर्चा की थी कि शिक्षा को खतरा कब होता है। तो चैप्टर नंबर 17 में NRF नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की चर्चा की। फिर उसको एक आमूलचूल परिवर्तन किया जाए जो रेगुलेटरी सिस्टम है उसकी चर्चा की गई। और फिर प्रभावी नेतृत्व हो, मंत्री जी अच्छे हो, तो वो चैप्टर नंबर 19 में अपने चर्चा कर ली थी। भाग 3 की बात की, उसमें 5 प्रकार की शिक्षा की बात की थी। व्यावसायिक शिक्षा 20 चैप्टर नंबर 20 में। फिर 21 लेवल में अपन नवीन होते हैं, युवा होते हैं लेकिन चिंता बुढ़ापे की आती है तो प्रौढ़ शिक्षा की बात की थी।
चैप्टर नंबर 21 में 22 और 23 और 24 ये आपस में जुड़े हुए थे। 23 अगस्त को अपन ने माना था कि कौन सा दिवस मनाया जाता है, अंतरिक्ष डे, तो टेक्नोलॉजी। और चैप्टर नंबर 24 में कौन सी चर्चा कर ली है, चैप्टर नंबर 24 में अपन ने चर्चा कर ली थी कि ऑनलाइन या डिजिटल शिक्षा की बात कर ली। भाग 22 से अपन ने भारतीय संविधान के भाग 22 या 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं, 22, तो उससे 22 से भाषा, कला और संस्कृति की चर्चा कर ली। 16 के साथ ही मैंने कहा था कि जो 20 नंबर है उसको याद रखना है, जिसमें व्यावसायिक शिक्षा की चर्चा की गई है। फिर अपने 25, 26 और 27 इसमें अपने कहा था पीछे से चलना है। फिर अपना इसका नाम ही भाग का क्या, क्रियान्वयन की रणनीति। तो चैप्टर नंबर 27 में क्या था कि क्रियान्वयन किस प्रकार से किया जाएगा, क्रियान्वयन के लिए क्या चाहिए, पोषण चाहिए, यानी वित्त पोषण की चर्चा चैप्टर नंबर 26 में की गई थी। और 25 में क्या, पैसे कहाँ जाएंगे, इसके लिए क्या होगा, एक शिक्षा सलाहकारी बोर्ड होगा, तो उसके सशक्तिकरण की चर्चा है जो चैप्टर नंबर 25 में की गई थी। तो पिछली 2 क्लास का अपन ने रिवीजन कर लिया। अब अपन चर्चा करने वाले हैं जो आज का अपना या फिर आपके सिलेबस का सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन है, भाग 1 यानी चैप्टर नंबर 1 से 8। साथियों अब इन चैप्टर में आपको ज्यादा बिल्कुल भी जोर नहीं आने वाला है। क्यों नहीं आने वाला है, क्योंकि इन सब की चर्चा अपन ने आगे पहले विस्तार से कर ली है। इसमें कुछ फैक्ट है वो आपको याद रखने हैं, चैप्टर वाइज याद रखने हैं, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 का नाम देख के पूछ लेगा कि चैप्टर नंबर 1 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, चैप्टर नंबर 2 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो आज की क्लास को आपको आराम से सुनना है, इसमें ज्यादा अपन का लोड वाली बात नहीं है। जो पिछली 2 कक्षाओं में थी उनमें फैक्चुअल चीजें ज्यादा थी, इसमें कुछ फैक्ट है वो याद रखना है। बाकी सामान्य जो आदर्श बातें होती हैं कि क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो वो चीज सब इसमें चर्चा की गई है। तो अपन ने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की पिछली क्लास में चर्चा कर ली, एक बार इनका रिवीजन कर लेते हैं। चैप्टर 1 यानी भाग 1 की अपन बात करें तो स्कूल शिक्षा का था, जिसमें क्या था कि 3 से 18 वर्ष, इसके लिए अब क्या फॉर्मूला आया, 5+3+3+4। यानी पहले क्या था, पहले था कि 6 वर्ष से स्टार्ट होता था, यानी शैक्षणिक शिक्षा के कक्षा 6 से मतलब कक्षा 1 के लिए यानी 6 वर्ष से स्टार्ट होता था, यानी 6 वर्ष से कम बच्चों को शामिल नहीं किया गया था। अब 6 वर्ष से कम बच्चों के लिए क्या किया गया, अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन की चर्चा की गई है। इसके अलावा इसका लक्ष्य क्या था कि 2030 तक कम से कम इसी की तो शिक्षा दी ही जाए। उसके बाद में अपन चर्चा करें तो भाग फर्स्ट में अपन ने चर्चा कर ली। अब चैप्टर नंबर फर्स्ट की अपन ने चर्चा की थी। चैप्टर नंबर फर्स्ट से पहले अपन ने ये जो है 5+3+3+4 स्ट्रक्चर, इसको आपको इंपॉर्टेंट लगा के रखना है। इसमें आपसे अब ये नहीं पूछेगा 5+3+3+4 फॉर्मूला, अब ये अलग जाएगा 5 में क्या है, 3 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है। यानी इधर से वो नाम देगा कि प्रिपरेटरी स्टेज के बारे में कौन सा कथन असत्य है, और इसमें एक क्वेश्चन यहाँ से बना देगा, इसमें एज है जो 8 से 11 वर्ष की होती है, और इसमें क्लास 3 से 5 की जगह 6 से 8 दे देगा, और इसमें जो है 3 स्तरीय शिक्षा दी जाती है, तो यहाँ से क्वेश्चन बढ़ा देगा। या फिर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वो ये से बनने वाला है, इसको 2 भागों में किस प्रकार से डिवाइडेड किया गया, अलग से नाम पूछ लेगा, अलग से वर्ष पूछ लेगा। क्लास 1 से 2 ही याद रखना, अपन को 3 की क्लास नहीं आएगी, यानी 6 साल का हो गया तो वो क्लास में फर्स्ट में प्रवेश कर जाएगा। इसको अच्छे से चर्चा करनी है, और ये चर्चा रखनी है। यहाँ उच्च माध्यमिक नाम नहीं है, कौन सा क्या नाम दे रखा है, सेकेंडरी स्टेज दे रखा है, तो इसकी चर्चा करनी है आपको। इसके अलावा अपन चर्चा करें अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन की, क्या 8 वर्ष तक है जो 2 कक्षा 0 से 6 वर्ष प्री स्कूल, और 6 से 8 कक्षा 1-2। इसमें मतलब अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के लिए अगर उम्र पूछ ले तो 6 वर्ष नहीं है, 8 वर्ष है। ये अलग से फैक्ट याद रखना है आपको। 2030 तक अपना लक्ष्य है कि कम से कम 5 साल तक के सभी बच्चे कहाँ आंगनवाड़ी में प्रवेश कर ले, यानी बाल वाटिका में आ जाए। इसके अलावा अपन ने चर्चा की थी कि एनसीईआरटी का एक अलग से पाठ्यक्रम तैयार करेगा, और शिक्षण विधियां कौन तैयार करेगा, वो एनसीईआरटी की जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा अपन ने चैप्टर 1 में क्या चर्चा की थी, चैप्टर 1 में चर्चा की थी कि इसी शिक्षक की योग्यता क्या होगी, 10+2+6 माह का डिप्लोमा प्रमाण पत्र, या फिर 1 साल का डिप्लोमा कार्यक्रम अगर जिसको 10+2 नहीं है तो। इसके अलावा अपन ने इसकी जो 4 मंत्रालयों की चर्चा की थी कि जिम्मेदारी किसके पास होगी क्रियान्वयन की, वो MHRD मंत्रालय होगी, महिला बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय, और एक मार्गदर्शन के लिए विशेष टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, ये भी आपने चर्चा कर ली। इसके बाद में अपन चर्चा कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 FLN, यानी जो फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमेरिकल्स यानी बुनियादी साक्षरता और जो संख्या ज्ञान है, उसकी चर्चा चैप्टर नंबर 2 में की थी। एक सर्वे किया गया था जिसमें 5 करोड़ बालकों को जो है जो बुनियादी साक्षरता यानी संख्या ज्ञान भी नहीं था, अक्षर ज्ञान भी नहीं था, तो क्या किया जाए, 2025 तक यह है इस शिक्षा को दी जानी चाहिए। कक्षा 3 तक है तो कम से कम FLN को दिया जाना चाहिए। फिर MHRD है जो एक अभियान चलाएगा, उसमें किसका, या तो राष्ट्रीय मिशन चलाएगा या फिर अभियान चलाएगा ताकि जो इसको FLN को बढ़ावा दिया जाए। फिर अपने चर्चा की थी दीक्षा है जो FLN संस्थाओं का भंडार है, क्या है दीक्षा FLN संस्थाओं का भंडार है। इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, एक दीक्षा की एक फर्क आएगा आगे उसकी अपन दीक्षा क्या था, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नॉलेज शेयरिंग,
ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर शिक्षक विद्यार्थी के अनुपात की बात की थी कि सामान्य अगर स्कूल है तो 30 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक होना चाहिए, और अगर सामाजिक और आर्थिक और वंचित तो है, यानी सामाजिक और आर्थिक रूप से अगर वंचित स्कूल है या फिर क्षेत्र है वहाँ स्कूल है तो उसका अनुपात क्या होना चाहिए, यानी 25 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक होना जरूरी है। अब अपन चर्चा करेंगे चैप्टर नंबर 3 से आगे की। चैप्टर नंबर 3 का अपन ने चर्चा की थी मास्टर जी की कहानी में। समस्या सबसे पहले समस्या थी कि बच्चे ड्रॉप हो जाते हैं, यानी बच्चे क्या होते हैं, मौसमी बच्चे होते हैं। तो ड्रॉप आउट बच्चों को रोकने के लिए क्या किया जाए, वहां अपन ने चर्चा की थी पाठ्यक्रम और समावेशी शिक्षा, तो किस प्रकार से उसको विस्तार से इसमें बताया गया है। तो एक क्या हुआ था, जो वर्तमान में जो अपना है GER, इसको बोलते हैं कि जो एनरोलमेंट रेशियो है, यानी ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो, कि अपना सकल नामांकन अनुपात क्या है वर्तमान में, यानी इतने साल के बच्चे, यानी अगर प्राथमिक स्कूल की बात करें तो अगर 100 बच्चे हैं तो कितने बच्चे हैं जो स्कूल में जा रहे हैं, यानी आंगनबाड़ी या स्कूल में वो प्रवेश कर रहे हैं। तो अगर प्राथमिक स्कूल की बात करें यानी 5वीं तक के, तो सभी बच्चे हैं जो एडमिशन लेते हैं, यानी अपना 5वीं तक का तो रेशियो ठीक है। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे कम हो जाता है। कैसे कम हो जाता है, क्लास 6 से 8 की बात करें, क्लास 6 से 8 की बात करें तो क्लास 6 से 8 में ये अनुपात हो जाता है 90%, यानी 100 में से 90 बच्चे ही कक्षा 6 से 8 में जाते हैं, यानी वो वहां ड्रॉप आउट कर जाते हैं। तो अब चैप्टर का नाम क्या है, ड्रॉप आउट। तो किस प्रकार से ड्रॉप आउट होते हैं कि कक्षा 1 से 5 तक 100% बच्चे होते हैं, मतलब अगर एक गांव में 100% है, 100 बच्चे हैं तो 100 के 100 एडमिशन लेंगे। लेकिन धीरे धीरे वो क्या होते हैं, स्कूल से एग्जिट होने लग जाते हैं। तो 6 से 8 तक कितने बचे, 90। लेकिन 9 से 10 तक चर्चा करें तो वो 73% ही बचते हैं, यानी 73% ही, यानी 22 से 25-26 लड़के हैं जो वो एग्जिट कर जाते हैं। और 11वीं 12वीं में आते तो ये 55% हो जाता है, और लड़कियां तो यहाँ 40% बचती है। तो और फिर कॉलेज में तो ये अनुपात 25% पे आ गए, यानी भारत में 75%, यानी 75% लोग हैं कॉलेज तक आते अपनी शिक्षा को छोड़ देते हैं, वो या तो अपने काम में लग जाते हैं या फिर और अलग वही धंधे करते हैं। तो ये ड्रॉप आउट की समस्या, यानी 100 में से 25 बच्चे ही, कितने, 100 में से 25 बच्चे ही उच्च शिक्षा को ग्रहण करते हैं। तो ये जो 75 का गैप है, और ये केवल सामान्य बच्चों के लिए नहीं है, इसके लिए अलग से महिलाओं के लिए, मतलब बालिकाओं के लिए अलग से सर्वे कराया गया, जहां ये बच्चे 55% है, वो 40% कॉलेज में बच्चियां रहती है, मतलब 25% में ये सामान्य अनुपात है, और अलग से बच्चियों की अनुपात की बात करें तो वो 15 से 16% है। तो ये लिंग आधारित गैप है, सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन है। इसका क्या कारण है, ये 2017-18 में एक सर्वे कराया गया, उसके आंकड़े हैं कि 6 से 17 वर्ष के बच्चों का सर्वे किया था, 3.22 करोड़, यानी 3 करोड़ 22 लोग हैं, 22 लाख लोगों का ये सर्वे किया था बच्चों का, जिसमें ये अनुपात में है। तो इसका समस्या का समाधान के लिए क्या किया जाए, एनईपी 2020 में ये प्रावधान किया गया कि 2030 तक, यानी 2030 तक ये जो अनुपात प्राथमिक स्कूल में 100% है, इसको 12वीं तक ही 100% रखना है। ये अपने लक्ष्य तय किया गया। क्या किया गया, लक्ष्य तय किया गया। तो इसके लिए क्या किया जाएगा, यानी फिर कारण जाना गया कि भाई ऐसे क्या कारण है, तो लगा कि गरीबी है, आर्थिक पिछड़ापन है, तो लोग क्या करते हैं, अपने रोजगार के लिए चले जाते हैं, स्कूल छोड़ देते हैं। और क्या किया जाए, तो इसका समाधान क्या किया जाए, तो समाधान क्या कि स्कूल में ही व्यावसायिक शिक्षा दी जाए। क्या, तो इसीलिए एनईपी 2020 में क्लास 6 से एनईपी व्यावसायिक शिक्षा की चर्चा की गई। और क्या किया जाए कि स्कूलें दूर होती हैं, या फिर बच्चे इतने संसाधन नहीं होते, या आर्थिक संसाधन नहीं होते कि कॉलेज जाए बच्चियां, या फिर बच्चे कॉलेज जाए, तो व्यवसाय के साथ साथ किस प्रकार से वो शिक्षा को ग्रहण करें, इसके लिए एक ओपन स्कूल का व्यवस्था की गई, जो भारत में 1990 से पहले से चल रही है, भारत के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओपन स्कूलिंग, यानी जो अपने फॉर्मल तरीके से स्कूल जाते हैं, औपचारिक तरीके से, उसके अलावा यानी डिस्टेंस लर्निंग की चर्चा की गई, यानी जो बच्चे स्कूल कॉलेज नहीं जा सकते उनको किस प्रकार से एजुकेशन दी जाए। वो उस एनआईओएस और स्टेट लेवल पर क्या होगी, स्टेट ओपन स्कूल, ये क्या करती है, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। यानी इसका जो मोटो है ना, इसका मोटो वही है कि रीच वेयर नो रीच, यहाँ कोई भी नहीं पहुंचे, वहां कौन पूछेंगी, वो स्टेट ओपन स्कूल पहुंचेगी, यानी जरूरतमंदों को किस प्रकार से शिक्षा दी जाए। तो इसके लिए इसने एक अलग से पाठ्यक्रम तय किया गया है, उसको याद रखना। क्वेश्चन यहां से आएगा, या तो फुल फॉर्म पूछ लेगा, फिर ये क्वेश्चन आएगा कि जिस प्रकार से अपने अलग से एनसीईआरटी पाठ्यक्रम करती है, इसी प्रकार से जो ओपन स्कूल है उसमें 3 प्रकार की, यानी 5 प्रकार की टोटल शिक्षा दी गई है। अगर वहां क्वेश्चन आ जाए कि ए स्तर की शिक्षा के लिए कौन सी कक्षा तक प्रावधान किया गया, तो कक्षा 3 तक ए स्तर की शिक्षा, फिर कक्षा 5 तक बी स्तर की शिक्षा का प्रावधान किया गया है, और कक्षा
8 तक से स्तर की शिक्षा का प्रावधान किया गया। इसके अलावा 10वीं और 12वीं के लिए अलग से माध्यमिक शिक्षा और जो व्यावसायिक शिक्षा है उसका अलग से, मतलब 5 प्रकार से ये डिप्लोमा मान लो या फिर अलग अलग प्रकार के जो अपन सामान्य कक्षा 1 से कक्षा 12 तक स्कूल में जाते हैं, अगर अपन ए स्तर का वहाँ एग्जाम दे देते हैं यानी अपने कक्षा 3 का अपन को डिप्लोमा मिल जाएगा कि आपने कक्षा 3 उत्तीर्ण कर ली। अगर बी स्तर की शिक्षा का अपना सर्टिफिकेट ले ले तो अपन को ये मान लिया जाएगा कि आप कक्षा 5 तक साक्षर हो, और सी स्तर की हो तो कक्षा 8 तक। और ये माध्यमिक शिक्षा का अगर अपन ले ले तो इसमें होता क्या है, इसमें अलग प्रकार से शिक्षा दी जाती है कि आपको, यानी आपके पास ऑप्शन होता है कि आपको कब एग्जाम देना है, यानी साल में 3-4 बार परीक्षाएं होती रहती हैं, आपको टाइम तय करना है। सामान्य स्कूल में क्या होता है, कॉलेज और स्कूल है वो पूरे नियम बनाती है, इसमें आपको ये छूट दी जाती है कि आप कब एग्जाम देना चाहते हो, कहाँ देना चाहते हो, कौन से विषय में देना चाहते हो, यानी इसको इजी बनाया गया है। जो सामान्य औपचारिक शिक्षा है इसकी बजाय इसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाई गई है। और अब तो करंट में आपने पढ़ा होगा कि इसमें ओपन बुक एग्जाम की चर्चा हो रही है कि बच्चों में ये रटने की प्रवृत्ति है, इसको हटाने के लिए क्या करें, रटने की प्रवृत्ति से कम करने के लिए क्या किया जाए, ओपन स्कूल यानी ओपन बुक एग्जाम। ओपन बुक एग्जाम में क्या आपको एग्जाम के सामने बुक दे दी जाएगी लेकिन क्वेश्चन एनालिटिकल होगा, उन बुक के माध्यम से आपको आंसर किस प्रकार से आप डिस्क्रिप्टिव आंसर अच्छा लिख सके। इससे क्या होगी, अपनी जो एनालिटिकल अप्रोच है यानी विश्लेषणात्मक क्षमता है वो बढ़ेगी, जो लॉजिकल अप्रोच है वो बढ़ेगी। तो एक मॉडल के रूप में यानी ड्राफ्ट के रूप में किसको कहाँ लागू कर रहे हैं, इसको ओपन स्कूल है उसमें लागू कर रहे हैं। अगर यहाँ पर इंप्लीमेंटेशन उसका अच्छा हुआ और इसका रिजल्ट अच्छा रहा तो ओवरऑल एजुकेशन में भी इसको लागू कर दिया जाएगा। यानी ओपन स्कूल की अपन ने चर्चा कर ली, और क्या किया जाए, डिस्टेंस लर्निंग यानी डिस्टेंस लर्निंग को बढ़ावा दिया जाए। जो सर्व शिक्षा अभियान पढ़ते हैं अपन यानी आवासीय विद्यालय, ये क्या है, ये जो ड्रॉप आउट है भाई SC/ST इलाके हो मान लो या फिर जनजातीय जो पिछड़े इलाके हैं उनकी बालिकाएं हैं जो स्कूल सामान्य स्कूल नहीं जाती तो उनके लिए आवासीय विद्यालय खोल दिया। अपन सविताबेन अम्बेडकर छात्रावास पढ़ते हैं। ये क्या है, ये ड्रॉप आउट की जो संख्या है बच्चों को, उनको संख्या को कम करने के लिए अलग अलग प्रावधान किए गए हैं। जो बधिर होते हैं, दिव्यांग होते हैं, दिव्यांग स्कूल खोल दिया ताकि उनको वहाँ की सभी फैसिलिटी मिल जाए, मेडिकल की फैसिलिटी वहाँ मिल जाए, एजुकेशन भी वहाँ मिल जाए, उनको रोजगार भी वहाँ मिल जाए। यानी इस प्रकार से अलग अलग जो जरूरतमंद है जरूरतमंद आधारित शिक्षा का प्रावधान किया गया है ताकि ड्रॉप आउट की समस्या को कम कर सके। फिर अगर चैप्टर 3 हो गया, चैप्टर 4 करें, जो सभी चैप्टर का 1 से 8 है उसमें सबसे बड़ा चैप्टर है चैप्टर नंबर 4। इस चैप्टर नंबर 4 के लिए अपन को बाकी चैप्टर पढ़ने पड़ते हैं 8 के बाद में भी, क्योंकि इसमें केवल बेसिक चीजें लिखी गई, इनका विस्तार है जो आगे के चैप्टर में चाहे उच्च शिक्षा की हो या फिर अन्य विचारणीय मुद्दे यानी भाग 3 में दिया गया है। इसके लिए अपन को अलग से वो सब चैप्टर एक बार अपन को देखने पड़ेंगे। साथियों चैप्टर नंबर 4 का क्या नाम था, सिलेबस का नाम था यानी स्कूल पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र यानी पेडागोजी की बात की गई है। फ्रेमवर्क जो सिलेबस का फ्रेमवर्क होता है वो किस प्रकार से होना चाहिए उसमें चर्चा की गई है कि अगर अपन जो पहला स्टेज है यानी प्री स्कूल स्टेज है उसमें कैसा होना चाहिए कि उसमें शिक्षा दी जानी चाहिए अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन की। और कैसे दे सकते हैं, वहां तो किताबें बच्चों को पढ़ा नहीं सकते छोटे बच्चों को, तो क्या खेल आधारित शिक्षा को दो, और क्या खोज आधारित शिक्षा दो, खेल कूद आधारित शिक्षा दो, उनको अनौपचारिक शिक्षा दो। इसके अलावा अगर कक्षा ये दूसरा जो कक्षा 3 से 5 तक की चर्चा की गई है, कक्षा 3 के 5 अब धीरे धीरे किताबों की ओर बढ़ो इनके लिए यानी हल्के पाठ्यक्रम आधारित शिक्षा। अब उनको जो अक्षर ज्ञान हो गया, संख्या ज्ञान यहाँ पे हो गया, तो अब उनको ये ज्ञान दो कि सिलेबस में उनको मतलब लॉजिकल अप्रोच कैसे बढ़े। गणित का एक अलग से किताब निकाली जाएगी, इंग्लिश की अलग से किताब निकाली जाएगी, लेकिन वो क्या हल्का हो, जटिल नहीं हो, उनमें एक इंटरेस्ट कैसे पैदा किया जाए उस प्रकार से उस सिलेबस का फ्रेमवर्क किया जाए। फिर क्या किया जाए कि संवादात्मक शैली में, कौन सी शैली में, जो डायलॉग शैली होती है, वाद विवाद शैली होती है, एक दूसरे से उनसे चर्चा की जाए यानी उनसे पढ़वाया जाए, क्लास में खड़ा होकर पढ़वाया जाए, यानी दोनों स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो गैप है उसको किस प्रकार से कम किया जाए, यानी कम्युनिकेशन को बढ़ावा दिया जाए। क्या कम्युनिकेशन को बढ़ावा दिया जाए ताकि वो ड्रॉप आउट नहीं हो, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, यहीं तो 5वीं के बाद में वो ड्रॉप आउट कर जाएगा, क्योंकि होता क्या है एकदम से अनौपचारिक से औपचारिक शिक्षा आ जाती है। यहाँ तो अपन बच्चों को क्या करते हैं, यहाँ पे मिड डे मील भी देते हैं, उन बच्चों को अलग अलग गतिविधि भी कराते हैं, उनको खेल कूद भी कराते हैं। यहाँ इन सबको बंद करके एकदम से उनको किताबों की दुनिया में अपन डाल देते हैं। क्या होते हैं कि किताबों की दुनिया में डाल देते हैं तो बच्चे को एकदम क्या होता है, वो ऊब सा जाता है यानी बोरिंग सा फील होता है उसको एकदम से। तो अपन को पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, और शैली कैसी होनी चाहिए, औपचारिक के साथ साथ स्वादात्मक शैली हो, उनसे हर एक स्टूडेंट से टीचर चर्चा करे,
तभी तो अपन 5वीं क्लास तक जो ये 50% है बीएसटीसी में आरक्षण की बात करते हैं कि जो 5वीं क्लास तक है महिलाओं को, क्योंकि उनमें जो संवादात्मक शैली है उसका एक विशेष गुण पाया जाता है, यानी बच्चों के साथ किस प्रकार से डील किया जाए वो एक माँ अच्छे से जानती है, एक बच्ची अच्छे से जानती है, बजाय अपने जैसे नवयुवकों के। यानी यहाँ संवादात्मक शैली की वजह से, एक वो मातृत्व वाले गुण की वजह से बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की वजह से 50% आरक्षण का प्रावधान किया गया है, ताकि बच्चे स्कूल से क्या करें, ड्रॉप आउट नहीं किए, उनको एक पारिवारिक माहौल मिले। हम क्या होते हैं, हमारे में जो वो सहनशीलता होती है लड़कियों की बजाय कम होती है, हम बच्चों के डांट देते हैं, पीट देते हैं। लेकिन एक अगर माँ होती है उसमें क्योंकि मातृत्व गुण होते हैं जो कि आनुवांशिक होते हैं, हर महिला में मातृत्व गुण पाए जाए, तो उन गुणों का प्रयोग करके वो किस प्रकार से बच्चे को संवादात्मक शैली के माध्यम से अपने से जोड़े रखे, स्कूल से जोड़े रखे, ताकि वो 5वीं के बाद ड्रॉप आउट ना करे। और क्या, मूर्त शिक्षा दी जाए। 2 प्रकार की शिक्षा होती है, एक मूर्त एक अमूर्त। यानी कि बच्चे को बताया जाए ये डिजिटल बोर्ड है, इस डिजिटल बोर्ड ये किससे बना है, ये फर्नीचर से बना है, ये बोर्ड है, ये क्या है, मतलब उनको हर एक चीज को दिखाकर जोड़ जोड़ के एनालिसिस करके, यानी उसको ऐसे नहीं हो कि ऐसे शुरुआत से कल्पना करते एक ऐसा होता है, ब्रह्मांड होता है, उसको बताओ ब्रह्मांड में क्या है, ये सूर्य है, ये तारे हैं, ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा है, ये कुर्सी है। यानी ऑब्जर्वेशन के माध्यम से उसको अपनी ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से सिखाया जाए, मूर्त शिक्षा दी जाए। और क्या दी जाए, उसको कला की शिक्षा, यानी अगर बच्चे का कौशल को यहीं से पढ़ना स्टार्ट कर दो कि वो किस और शिक्षा को, यानी वो गाना में अच्छा है, डांस में अच्छा है, या फिर भाषण देने में अच्छा है, यानी उसकी प्रतिभा के आधार को, प्रतिभा को क्या करो, अभी से पहचान कर लो, कला आधारित उसको शिक्षा दो, ना केवल किताबी, इसके साथ साथ बाकी भी शिक्षा को, खेल आधारित, अगर कोई खेल में अच्छा है, उसकी जो संज्ञानात्मक है, संज्ञानात्मक विकास उसका किस प्रकार से हो रहा है, भावनात्मक विकास किस प्रकार से हो रहा है, उन सब की अपन को यहाँ पे चर्चा करनी चाहिए। फिर क्या है, भाषा आधारित शिक्षा, यानी मातृभाषा में उनको शिक्षा दो, उनको बताओ भाषा, यानी किस प्रकार से शब्द ज्ञान के, उनको वर्णमाला की बारे खड़ी अपन पढ़ते हैं, उनकी शिक्षा यहाँ देनी चाहिए। अपनी संस्कृति के बारे में मूर्त रूप से, अपन जो कपड़े पहने तो यही क्यों पहने हैं, उनकी चर्चा करो, ताकि उसमें जो नैतिक मूल्य है, सांस्कृतिक मूल्य है, उनका विकास अभी से हो जाए। फिर क्या किया जाए, जो 6ठी से 8वीं है, अब क्या किया जाए, अब जो हल्का पाठ्यक्रम हो उसको थोड़ा सा एनालिटिकल करो, क्योंकि अब बच्चे का संज्ञानात्मक स्तर क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसकी सोचने समझने की क्षमता बढ़ रही है, उसमें तार्किकता आ रही है, वो अच्छे से विश्लेषण कर सकता है। तो अब धीरे धीरे यानी ग्रेजुअली उसके सिलेबस को क्या किया जाए, विषय विशेष के हिसाब से किया जाए। जो ये एनईपी 2020 का प्रावधान है, व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, यानी यहाँ ऐसे कोर्स को लॉन्च किया जाए, ऐसे सिलेबस को लॉन्च किया जाए जो अभी से बच्चों में अपनी प्रतिभा की पहचान करके उस क्षेत्र में आगे बढ़ने की। यानी मान लो कि कोई बच्चा यहाँ 5वीं तक अपने पढ़ लिया कि ये डांस में अच्छा है, तो यहाँ पर जो नृत्य की शिक्षा है, कितने प्रकार के, किस प्रकार से डांस होते हैं, उसकी क्या प्रोसीजर होती है, कौन सी संस्था है, उसको यहीं से सिखा दो। क्या और क्या, अगर खेल में अच्छा है तो शारीरिक शिक्षा दो उसको, क्या उसको अभी से शारीरिक शिक्षा, जो अपने बाद में अपने जो किताब में जुड़ती थी शारीरिक शिक्षा की, एक कलात्मक शिक्षा की, वो सब इसका फाउंडेशन था। यानी अभी से उसको खेल के बारे में अच्छी जानकारी दे दो, खेल के बारे में हर मूलभूत जानकारी दे दो, ताकि उसको वो एज ए प्रोफेशन काम में ले, बाद में जब ग्रेजुएशन कर ले तो क्या करे, उसी व्यावसायिक शिक्षा को वो क्या करे, अपने प्रोफेशन के रूप में डाल सके। ये कब डाल सकेगा, जब उसको हर एक चीज की बेसिक जानकारी होगी। और बेसिक जानकारी मिलती कब है, जब अपन कक्षा 6 से 8 में होगी। और क्या, यहाँ अपन मूर्त शिक्षा की बढ़ावा दे रहे थे, यहाँ अमूर्त शिक्षा की बढ़ावा दो, यानी उसकी अब लॉजिकल पावर बढ़ गई है, एनालिटिकल अप्रोच आ गई है उसमें, यानी उसकी सोचने समझने की क्षमता आ गई है, वो अब तर्क कर सकता है हर चीज का क्या, क्यों, कैसे, यानी हर चीज का वो कारण, यानी जो कार्य कारण सिद्धांत है उसको यहाँ पे लागू करो। यानी जो मूर्त अमूर्त शिक्षा है, मूर्त को अब क्या कर दो, अमूर्त शिक्षा में डाल दो। यानी अपन ब्रह्मांड का अगर टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो उसको दिमाग में उसको ये मत हो ये नहीं, ये सूर्य है, ये चंद्रमा है, उसको बस एज्यूम करो उसको, ताकि वो अपना खुद का दिमाग लगा सके, उसमें जो लॉजिकल पावर है वो बढ़ सके। और क्या, अंत्य अनुशासनात्मक, यानी एक ही शिक्षक के बजाय बाकी सभी शिष्यों को किस प्रकार, जब सभी विषय हैं उनको एक दूसरे से इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन, यानी एक दूसरे से जोड़कर कैसे पढ़ सके। वो मैथ में किस प्रकार से साइंस के अप्रोच को ले है, साइंस में मैथ वाले अप्रोच को किस प्रकार से यूज कर सके, यानी आर्ट्स और साइंस के विषय को। तभी तो उस टाइम में अपन एक ही विज्ञान की किताब होती है, यानी सामाजिक विज्ञान में ही विज्ञान को अपन पढ़ते थे, फिर धीरे धीरे विज्ञान अलग होती है, ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट अलग होते हैं।
इसके अलावा जो लास्ट अपना स्टेज है सेकेंडरी स्टेज, जिसमें 9 से 12th करते हैं। अब इसमें जो अपन ने पढ़ा है उसको एकदम से चेंज कर दिया जाता है, इसमें बहुविषयक अध्ययन दिया जाता है, यानी एक ही विषय के साथ साथ अलग अलग। अब यहां तक अपन जो सामाजिक विज्ञान है उसकी एक ही किताब पढ़ते थे। अब क्या अपन भूगोल को अलग पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस को अलग पढ़ते हैं, जो हिंदी लिटरेचर है उसको अलग पढ़ते हैं, इंग्लिश लिटरेचर को अलग पढ़ते हैं, यानी भाषाई आधार पर भी विषयों का विभाजन हो गया। और जो मानविकी के सब्जेक्ट है उनका भी विभाजन हो गया, जो साइंस के सब्जेक्ट है उनका भी विभाजन हो गया कि फिजिक्स को अलग से पढ़ेंगे, केमिस्ट्री को अलग से पढ़ेंगे, बायोलॉजी को अलग से पढ़ेंगे। जबकि यहाँ क्या होता था, यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो को साथ ही पढ़ते थे। और क्या किया जाए, विषय उन्मुख शिक्षा दिया जाए, यानी सब्जेक्ट ओरिएंटेड एजुकेशन। यानी किसी का अगर पीसीएम में इंटरेस्ट है तो अब यहाँ क्या करते हैं, अपन 11th में सब्जेक्ट ले लेते हैं, स्ट्रीम ले लेते हैं, यानी या तो बीएससी करेंगे यानी बीसीए, या तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से 12वीं करेंगे, 11th करेंगे, या फिर किससे करेंगे, आर्ट से करेंगे, यानी सब्जेक्ट ओरिएंटेड एजुकेशन दी जाती है। अब उसका जो कौशल है, उसकी जो प्रतिभा है वो किस सब्जेक्ट की ओर है, उसको पहचान के यहाँ शिक्षा दी जानी चाहिए। और क्या, आलोचनात्मक, यानी उसमें जो एनालिसिस क्षमता हो, एनालिटिकल अप्रोच आनी चाहिए कि किसी भी चीज का क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, उसका क्या कंक्लूजन होना चाहिए, उसको बढ़ावा देना चाहिए। डीपली एजुकेशन दी जाए, स्ट्रीम बेस्ड एजुकेशन दी। और स्ट्रीम कैसा हो, अब लचीलापन होना चाहिए। ये सब तो पहले ही चल रहा था, लेकिन अब क्या किया जाए कि अब आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ में ह्यूमैनिटीज का एक सब्जेक्ट भी पढ़ा दिया जाए, आपको हिस्ट्री भी पढ़ा दिया जाए, ताकि इंटरेस्ट भी हो, इंटरेस्ट भी हो, और जो मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन की अपन चर्चा करें उसको भी बढ़ावा मिले। यानी फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ आप एक आर्ट्स का सब्जेक्ट पढ़ लो, या फिर आर्ट्स के सब्जेक्ट के साथ एक साइंस का सब्जेक्ट पढ़ लो। अब यहां से क्वेश्चन बनेगा, अगर उसको एनालिटिकल क्वेश्चन बनाना है तो वो यहां से बनेगा। अब वो हर एक शब्द को आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ पे कि खोज आधारित, खेल आधारित, अनौपचारिक, या अनौपचारिक के जगह वो क्या कर देगा, क्वेश्चन में औपचारिक कर देगा, जबकि औपचारिक क्या होती है, यहाँ पे होती है। तो इस सारणी को भी आपको अच्छे से याद करना है, क्योंकि जिस लेवल के आरपीसी क्वेश्चन पूछ रही है वो फैक्चुअल से ज्यादा अब कंसेप्चुअल हो रही है कि आपको ये समझ में आया या नहीं आया, यानी 5+3+3+ फॉर्मूले को आपने रटा है या फिर समझा है। वो मूर्त की जगह अमूर्त दे देगा, वो अंत्य अनुशासनात्मक देगा, अंत्य जो विषय उन्मुख शिक्षा है उसके दे देगा, यानी वो इन चीजों को यहां दे देगा, इन चीजों को यहां दे देगा। तो इस फॉर्मूले को भी आपको अच्छे से समझना है। और इसका उद्देश्य क्या है, अपने अलग अलग जो ये पाठ्यक्रम बढ़ा, क्योंकि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास तो होता है, उसके अलावा उसमें अन्य प्रकार के व्यावसायिक शिक्षा का किस प्रकार से विकास हो, उसमें नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों का किस प्रकार से विकास हो, ये उसका विजन है। इसमें और चर्चा करें चैप्टर नंबर 4 में, तो सिलेबस कैसा हो, सिलेबस ग्रेड 5 तक और संभवतः तो क्लास 8 तक। यानी अपन जो अंग्रेजी सीखने की कोशिश करते हैं, हिंदी सीखने की कोशिश करते हैं जी, लेकिन एनईपी 2020 क्या कहती है कि आपको कक्षा 8 तक मातृभाषा में ही शिक्षा दी जानी चाहिए, क्योंकि बच्चे का जो सीखने और समझने की क्षमता होती है ना, वो सबसे ज्यादा होती है अपनी भाषा में, अपने लोगों से, अपनी कल्चर से वो आसानी से सीखता है। अपन कभी अपने कल्चर की चीजों को पढ़ते थोड़ी है। जो जब अपन कला पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, जब हिस्ट्री और कल्चर पढ़ते हैं तो कल्चर की चीजें अपन को आसानी से याद हो जाती है, लेकिन अगर वही कल्चर अपन को पूरी राजस्थान की, पश्चिमी राजस्थान वालों को पूरी राजस्थान की कल्चर याद नहीं होती, क्योंकि उनके लिए वो एक अलग मातृभाषा नहीं रही, अब मातृ कल्चर नहीं रही उनके लिए, वो कल्चर चेंज हो गई। तो कक्षा 8 तक यानी 5वीं तक तो आपको देनी है, और संभव हो तो कक्षा 8 तक। संभव ऐसे क्यों, क्योंकि जैसे राजस्थानी भाषा को अभी 8वीं अनुसूची में मान्यता नहीं दी गई है, तो इसकी वो कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं मिलती, यानी 5वीं तक तो मिल जाती है, फिर भी जैसे जैसे संज्ञानात्मक स्तर बढ़ रहा है या फिर भाषाई स्तर बढ़ रहा है, वो स्टैंडर्ड किताब नहीं मिल रही, इसलिए ये संभवतः लिख रखा है। बाकी आपको 8वीं तक, यानी 2 से जो 8वीं क्लास, यानी 8वीं जो क्लास है वहां तक आपको मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। फिर क्या, त्रिभाषा फॉर्मूला, इसके लिए अपन को भाग 20 पढ़ना पड़ेगा, 22वां भाग पढ़ना पड़ेगा, चैप्टर 22वां पढ़ना पड़ेगा। त्रिभाषा में 2 भाषाएं कैसी होनी चाहिए, भारतीय होनी चाहिए, एक अंग्रेजी हो सकती है, यानी फॉरेन लैंग्वेज हो सकती है, फ्रेंच हो सकती है, थाई लैंग्वेज हो सकती है, कोई और लैंग्वेज हो सकती है। और इन जो भाषा है इनको जो चुनने का विकल्प है वो कौन होगा, वो इस स्टेट का होगा। ये है जो केंद्र और राज्य के बीच में जो भाषाई विवाद हो रहा है, कि उत्तर और दक्षिण के बीच में भाषाई विवाद हो रहा है, इसका समाधान एनईपी 2020 में दे रखा है कि आप थोप नहीं सकते उस राज्य पर, उस बच्चे पर थोप नहीं सकते कि आपको हिंदी ही पढ़नी है। यानी अगर साउथ का बच्चा तमिल में, कन्नड़ में अगर सीखना चाहता है तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि आप हिंदी में पढ़िए, आप गुजराती पढ़िए, आप अंग्रेजी पढ़िए। उसका जो मन होगा, उस राज्य की जो इच्छा होगी वो भाषा, यानी उस पर थोपा नहीं जा सकता। फिर क्या था, लैंग्वेज ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट, यानी ऐसा मतलब भारत में लगभग 800 भाषाएं बोली जाती है, 780 भाषाएं बोली जाती है।
तो सभी भाषाओं को किस प्रकार से बढ़ावा दिया जा सके। ये जो भाषाई विवाद है इनका समाधान किस प्रकार से हो, इनका समाधान जब होगा जब हर भाषा के प्रति अपनी रेस्पेक्ट होगी। क्या हर भाषा के प्रति अपनी रेस्पेक्ट होगी। जो अपन महाराष्ट्र में मराठी मराठा के लिए जो ये आंदोलन पढ़ते हैं, गुजरात गुजरातियों के लिए ये आंदोलन क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अपन को जो बेसिक स्तर पर जो भाषाई विवाद है उसकी जड़ क्या, अपन एक दूसरे की कल्चर का सम्मान नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं करते, और उसमें है एक भाषा। तो एक ऐसा प्रोजेक्ट चलाया जाएगा द लैंग्वेज ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट, जिसमें किस प्रकार से जो भाषाई विविधता है उसको बढ़ावा दिया जा सके, यानी विविधता में एकता को किस प्रकार से, यानी सभी भाषाओं को किस प्रकार से बढ़ावा दे, उनको रिसर्च करे, उनमें कंपटीशन कराए। क्या कराए? कंपटीशन कराए। यानी इंटरडिसिप्लिनरी जो लैंग्वेज है, एक दूसरे की भाषाओं में अलग अलग, साउथ वालों को जो नॉर्थ वाली भाषा है उसको पढ़ने का बढ़ावा दिया जाए, किस प्रकार से नॉर्थ वालों को किस प्रकार से जो साउथ वाली भाषाएं हैं उनमें इंटरेस्ट पैदा किया जाए, उसके लिए क्या चलाया जाएगा? द लैंग्वेज ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट चलाया जाएगा, और उसमें हर एक बच्चा भाग लेगा। क्या? हर एक बच्चा भाग लेगा। फिर अनिवार्य कौशल शिक्षा दी जाएगी। क्या दी जाएगी? अनिवार्य कौशल शिक्षा दी जाएगी। और इसके अलावा क्या दी जाएगी? जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो मशीन लर्निंग है, यानी टेक्नोलॉजी बेस्ड शिक्षा दी जाएगी, जो 21वीं सदी की मांग है। एक और इसमें प्रावधान किया गया ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन, यानी भारतीयों को भारतीय होने के नाते जो शिक्षा दी जाती है उसको एक मतलब वैश्विक नागरिक होने के, यानी हर विश्व में अगर वो जाए तो भाषाई आधार पर उसके कोई समस्या नहीं हो, यानी ऐसी एजुकेशन दे। क्या? ताकि उसको लगे कि ग्लोबल सिटीजन है वो। यानी भारतीय नागरिक अगर अमेरिका में जाए, यूरोप में जाए या फिर साउथ एशिया में जाए तो उसको भाषाई आधार पर कोई भी समस्या नहीं हो, उसके रोजगार में समस्या नहीं हो, उसकी जो उच्च शिक्षा हो उसमें कोई समस्या नहीं हो। यानी एजुकेशन अपन वो कहते हैं ना लोकल फॉर वोकल, यानी ग्लोबली थिंक करो और बढ़ावा किसको दो? लोकल चीजों को बढ़ाओ। यानी अपनी सोच कैसी होनी चाहिए? ग्लोबली। इसको ग्लेड बोलते हैं, यानी ग्लोबली और लोकली एजुकेशन दोनों को मिलाकर जो अपन वैश्विक गांव की चीज पढ़ते हैं, वैश्विक समाज की पढ़ते हैं, ग्लोबलाइजेशन की चर्चा करते हैं, वो कैसे होगा? यानी अपनी शिक्षा ही ग्लोबल एजुकेशन होगी। और क्या किया जाए? एक कौशल आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कक्षा 6 से 8वीं के बच्चों के लिए एक 10 दिन का बस्ता रहित पीरियड चलाया जाएगा। क्या? कक्षा 6 से 8वीं के बच्चों को, यानी उनको कौशल किस प्रकार से, स्कूल एजुकेशन किस प्रकार से दिया जाए। आपके जो सेकंड ग्रेड में सिलेबस जोड़ा है वो यहां से जोड़ा है कि 21वीं सदी के नए कौशल, वो एनईपी 2020 में प्रावधान, उनको भी एनईपी पढ़नी पड़ेगी। अब यहां से अच्छा क्वेश्चन आएगा तो वो एनईपी 2000, क्योंकि ऑफिशियल सोर्स क्या है? एनईपी 2020। तो उसने लिख के दे दिया कि 21वीं सदी का जो स्किल एजुकेशन है उसकी, तो उसमें अच्छा क्वेश्चन बनेगा तो वो यहां से बनेगा कि एनईपी 2020 में स्किल एजुकेशन बढ़ने के लिए कितने दिन का बस्ता रहित पीरियड कार्यक्रम घोषित किया? 10 दिन का। इसमें क्या सिखाया जाएगा? उसमें उसको सिखाया जाएगा कि जो उसके पारंपरिक व्यवसाय है, क्या अगर कोई बच्चा बढ़ई का है तो उसको बढ़ई में अगर उसका इंटरेस्ट है तो वो शिक्षा दी जाएगी। माली वाले को माली मतलब किस प्रकार से वो अपने व्यवसाय को आगे इस समाज के लिए बढ़ा सके। कुमार है, मतलब उसको हर प्रकार की अलग अलग शिक्षा, जो अपन काम करने से जो आजकल जो जिन चीजों से भाई इन चीजों का ट्रेंड चला गया है, अपन प्रधानमंत्री जो विश्वकर्मा योजना पढ़ते हैं उसी की तर्ज पर राजस्थान में जो राजस्थान विश्वकर्मा योजना आई, उसमें क्या किया जाता? उसमें जो अपने पारंपरिक 22 व्यवसायी उनको बढ़ावा दिया गया। तो वो उनका जो फाउंडेशन है वो अपने को स्कूल एजुकेशन में ही दे देना चाहिए, ताकि कोई भी काम छोटा बड़ा ना हो। ये जो अपनी भावना है कि कोई भी काम हर प्रकार का उसका काम में इंटरेस्ट पैदा हो, ये समानता आधारित जो शिक्षा की चर्चा करते हैं, गांधी जी की आज जयंती है, जो उनकी बुनियादी शिक्षा यानी नई तालीम की अपन जो चर्चा करते हैं वो क्या ये शिक्षा है? यानी समावेशी शिक्षा, व्यवसायिक आधारित शिक्षा, वो उनको अभी से कौशल आधारित शिक्षा दो, ताकि वो स्कूल से बाहर निकले, कॉलेज से बाहर निकले तो कम से कम उसको व्यवसाय चलाने के लिए अपने पास सोर्स हो, उसको इतना स्किल हो कि वो किसी और पर डिपेंड ना रहे। कंप्यूटर शिक्षा की अपन चर्चा करते हैं, मशीन लर्निंग की चर्चा, यानी उसमें सब प्रकार की शिक्षा दी जाएगी। अगर बंदा साइंस में अच्छा है तो उसको टेक्नोलॉजी की शिक्षा दो, लेकिन उसका दक्ष है, वो निपुण है, हाथों में निपुण है तो उसको हैंडीक्राफ्ट की एजुकेशन दो। अगर वो ऐसे है कि बर्तन बनाने में अच्छा है तो उसको बढ़ाई की शिक्षा यानी कुम्हार की शिक्षा दो, यानी कला आधारित जो शिक्षा है उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। और क्या किया जाना चाहिए? एक नेशनल जो करिकुलम फ्रेमवर्क पढ़ते हैं वो स्कूल एजुकेशन के लिए 2020-21 का इसका एक आधार बनाया कि 2020 में एनसीएफ बनाया जाएगा, उसको मातृभाषा में शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए कि क्षेत्रीय भाषा में भी उपलब्ध कराना होगा। किसकी जिम्मेदारी होगी? एनसीएफ की जिम्मेदारी होगी कि उसको जो सिलेबस है उसको क्षेत्रीय भाषा में भी उपलब्ध कराया जाए।
और उसकी समीक्षा होगी 5 से 10 वर्ष में, यानी हर 5 से 10 वर्ष में उसमें अपडेट किया जाए, उसमें रिव्यू किया जाए। इसके अलावा इस चैप्टर में और क्या दिया गया है, इसके अलावा अनिवार्य कौशल की बात की गई है, उसमें शारीरिक शिक्षा की बात कर ली, फिटनेस आधारित शिक्षा की बात कर ली, खेल आधारित शिक्षा की अपने बात कर ली, डिजिटल लिटरेसी की जो साक्षरता है उसकी बात कर ली, ग्रुप एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए, यानी पीर ट्यूटोरिंग की अपनी पिछली कक्षा में चर्चा की थी, यानी समूह आधारित शिक्षा की उसकी चर्चा की थी। यानी कि वो कहते हैं कि लर्निंग बाय ग्रुप इज बेस्ट लर्निंग, यानी लर्निंग बाय टीचिंग इज बेस्ट लर्निंग, यानी अगर आप पढ़ा के सीख रहे हो, क्या एक दूसरे को पढ़ाकर सीख रहे हो तो वो सबसे अच्छा सीखना है। और क्या है, उसकी रीजनिंग और लॉजिकल अप्रोच किस प्रकार से बढ़े इसकी शिक्षा दी जाएगी उसके। इसके अलावा इसमें एआई की, मशीन लर्निंग की, एनवायरमेंटल एजुकेशन की बात की गई है, ग्लोबल और लोकल एजुकेशन को जोड़ने की बात की गई है। यानी अपन क्या करते हैं, अपन पाठ्यक्रम पढ़ते हैं, अपनी व्यावसायिक शिक्षा की बात कर ली, स्कूल एजुकेशन की बात कर ली, लेकिन जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी चर्चा कौन करेगा। यानी आपको जो अपने पर्यावरण की अलग से किताब आती थी पहले, उसको अब कंपलसरी किया जाए बीएससी में। जैसे अपन कॉलेज में पढ़ते हैं तो अपन को अलग से एक 2-3 एग्जाम होते हैं, जिसमें एक तो हिंदी इंग्लिश का होता है, एक एनवायरमेंट का एग्जाम होता है, तो उसको उसकी एजुकेशन को अब क्या किया जाए, उसको कंपलसरी किया जाए। जो असेसमेंट है ये तो हो गया, अपने जो पढ़ लिया, अब अपना मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, यानी आकलन कैसा होना चाहिए। तो इसमें आकलन के लिए 3 टर्म्स यूज की गई, यहां से क्वेश्चन आएगा क्या कि असेसमेंट कैसा हो, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यानी अधिगम का आकलन, यानी अपन चीज क्या पढ़ रहे हैं, यानी उसमें जो का ये ऑफ है, यानी कौन सी चीज पढ़ रही है उसको अपन आकलन करना चाहिए। किसके लिए पढ़ रहे हैं, किस तरीके से पढ़नी, यानी फॉर, यानी किसके लिए ये पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब हर चीज का रीजन होना चाहिए, उसका अपन को आकलन करना होगा। और क्या के रूप में, यानी उसका व्यवहारिक प्रयोग क्या होगा। तो के एज, ये 3 शब्द याद रखना, इसमें आ जाएगा और कुछ आ जाएगा, जैसे फ्रॉम आ गया, यानी असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी असेसमेंट एज लर्निंग, यानी समावेशी जो शिक्षा है उसी प्रकार से समावेशी आकलन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जिस प्रकार से अपने शिक्षा ली है तो अपन को इससे क्या होगा, इसने रटने की प्रवृत्ति हटेगी। हर चीज में जो लॉजिकल अप्रोच है, कार्य कारण का जो अपन सिद्धांत पढ़ते हैं कि इसके पीछे क्या लॉजिक है, यानी अगर ऑफ से तो क्या पढ़ा, फोर से किसके लिए पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, किस तरीके से पढ़ रहे हैं, कौन से शिक्षण शास्त्रीय विधि से पढ़ रहे हैं, वो सब चर्चा करेंगे। और इसमें एज लर्निंग में क्या है कि इसका व्यवहारिक प्रयोग क्या है, किसके रूप में, यानी उसका जो कंप्लीट एनालिसिस अपन को करना पड़ेगा। कोई भी टॉपिक पढ़ो, जैसे अपन नई शिक्षा नीति का उदाहरण लें तो ये 3 टर्म्स क्या है कि नई शिक्षा नीति क्या है, ऑफ, यानी असेसमेंट ऑफ लर्निंग, इसमें पढ़ने के बाद में इस चीज का आकलन होना चाहिए कि नई शिक्षा नीति क्या है, क्या इसका अपन को पता लगा है कि एक ड्राफ्ट है जो भारत में शिक्षा के विकास में दूसरा मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब देखो, दूसरा मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ये तो हो गया असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ठीक है। अब क्यों कहा जाता है, वो है असेसमेंट फॉर लर्निंग। उसमें अपन जानेंगे कि इसमें क्या की गई, दूसरी बार जो महिला शिक्षा है उसको एक एजुकेशन फंड बनाया जाएगा ट्रांसजेंडर के लिए, महिला शिक्षा के लिए, उसकी चर्चा की गई है। इसमें जब मैग्ना कार्टा फर्स्ट में व्यावसायिक शिक्षा की चर्चा की गई, इसमें वापस से चर्चा की गई, यानी उसका रीजन ढूंढ लिया आपने। और जो अपने चौथा भाग पढ़ेंगे क्रियान्वयन की रणनीति, यानी ए असेसमेंट एज लर्निंग, यानी उसका वास्तव में कुछ इंप्लीमेंटेशन हुआ या नहीं हुआ। अगर इन सब की चर्चा कर लेंगे ना तो वो हुआ अपना बेस्ट आकलन, यानी किस प्रकार से एजुकेशन ली, जिस प्रकार से समावेशी एजुकेशन की बात करते हैं उसी प्रकार से अपना क्या होना चाहिए, समावेशी आकलन भी होना चाहिए। आगे अपन चर्चा करते हैं साथियों की चैप्टर नंबर 4 में और क्या दे रखा है, एक प्रोग्रेस कार्ड की बात की गई है, यानी प्रोग्रेस यानी रिपोर्ट कार्ड है, जो अपना मूल्यांकन पत्र है, यानी अपना जो रिजल्ट है वो उसमें केवल एजुकेशन यानी जो स्कूली शिक्षा है, यानी जो किताबी शिक्षा है उस पर ही जोर नहीं दिया जाना चाहिए। जो मूल्यांकन है वो किस प्रकार से होना चाहिए, 360 डिग्री, यानी उसमें बच्चे का व्यवहार क्या रहा स्कूल में, क्या बच्चे का व्यवहार क्या रहा, अपने जब चरित्र प्रमाण पत्र जो अलग से आता था उसको इसमें इंक्लूड करना चाहिए कि अपन जब पढ़ते थे ना बहुत अच्छा, संतुष्टजनक, बुरा, खराब, मतलब जो एक लेवल होता था औसत, वो क्या उसको इसमें मतलब मल्टी डायमेंशनल अपना रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए। और क्या इसमें बच्चे के 3 जो व्यवहार के 3 पक्ष होते हैं, कौन कौन से, संज्ञानात्मक पक्ष, यानी संज्ञानात्मक पक्ष में क्या हुआ, कॉग्निटिव जो अप्रोच है उसमें क्या हुआ, बच्चे ने किस प्रकार से समझा है किसी चीज को, यानी उसकी जो स्कूल एजुकेशन थी, उसके जो अर्धवार्षिक वार्षिक परीक्षाएं थी, और क्या थी जो टेस्ट होते थे, मौखिक परीक्षाएं होती थी, वो कौन से पक्ष में आ गए, वो संज्ञानात्मक पक्ष में आ गए। उसमें के अलावा जो दूसरा पक्ष होता है व्यवहारात्मक पक्ष, यानी उसका व्यवहार कैसा था,
उसने खेल में कितना बढ़ावा दिया, उसने जो ये शैक्षणिक गतिविधियां होती हैं यानी एक्स्ट्रा एजुकेशनल जो एक्टिविटी होती है उसमें कितना भाग लिया, उसको व्यवहारात्मक पक्ष में, क्रियात्मक पक्ष में कि उसको कहीं बेगा है यानी उसकी लीडरशिप कैसे रही, बाल सभा में उसने भाषण दिया या नहीं दिया, क्या बाल सभा में वो कक्षा में बैठा रहता है, या सुबह सुबह वो प्रार्थना पत्र जो सभा होती है उसमें किस प्रकार से अपना योगदान देता है। यानी उसके जो तीनों पक्ष होते हैं अपने मस्तिष्क से, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, उनको शामिल करना चाहिए। पहले क्या करते थे, केवल संज्ञानात्मक पक्ष को शामिल करते थे कि बच्चे के कितने नंबर आए, उस अनुसार में उसको इंटेलिजेंट यानी कक्षा में प्रथम घोषित कर दिया जाता है, द्वितीय घोषित कर दिया जाता है। अब क्या मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए, यानी हर एक कंसेप्ट को उसमें शामिल करना पड़ेगा, उसका हर एक जो एक्टिविटी है उसको इसमें शामिल है। जैसे स्व मूल्यांकन को बढ़ावा दिया जाए, क्या कि बच्चे ने खुद का मूल्यांकन किया है या नहीं किया, अपनी कमियों को ढूंढा है और उसमें सुधार किया है या नहीं किया। और सहपाठी मूल्यांकन यानी दूसरे बच्चे इसके बारे में क्या सोचते हैं, दूसरे बच्चों के साथ इसका कैसा व्यवहार है, आपस में उनका मूल्यांकन कराओ, उन सबको बढ़ावा दो, क्विज कराओ उनमें। जब अपन बाल सभा कराते हैं शनिवार में, जो अंत्याक्षरी वगैरह कराते हैं, उन सबको भी शामिल करो, उसको एक रोल दो, एक ऐसा रोल दो, उसकी प्रतिभा को पहचान करके। जैसे ही मान लो कि कोई बच्चा है वो भाषण देने में अच्छा है तो उसको कहीं भाषण की प्रतियोगिता करा दी, उसमें उसका कितना क्या योगदान रहा। कोई बच्चा खेल में अच्छा है तो खेल में उसका कितना अच्छा क्या योगदान रहा। उन सब को भी उसका जो एनुअल रिपोर्ट कार्ड होता है उसमें इसमें शामिल करना चाहिए। ये हो गया अपना प्रोग्रेस कार्ड। फिर क्या, जो बोर्ड एग्जाम है या फिर अन्य एग्जाम है उनमें फ्लेक्सिबिलिटी लानी चाहिए। इसमें विशेष रूप से बोर्ड परीक्षाओं की चर्चा की गई। बोर्ड परीक्षाओं के लिए कहा गया है कि साल में 2 बार एग्जाम होने चाहिए। क्या 2 बार एग्जाम होने चाहिए, ताकि जो एग्जाम का डर है बच्चे में उसको निकालें। एग्जाम के डर से वो क्या होता है, बच्चा रटेगा, नंबर ले आएगा, लेकिन होगा क्या, लास्ट में फुस हो जाएगा। यानी व्यावसायिक शिक्षा की जब रोजगार की बात आएगी तो उसको बाहर कर दिया जाएगा। तो इसके पीछे कारण क्या है कि बच्चे नंबर के लिए पढ़ते हैं, क्या कि उसको मार्क्स लाने हैं। तो क्या किया जाए, उसमें जो ये डर है मार्क्स का उसको कम किया जाए। यानी उसको एक ऑप्शन दिया जाए कि अगर तूने कुछ एग्जाम में गलतियां कर दी तो उसमें किस प्रकार से तू सुधार कर सकते हैं। तो 2 प्रकार की परीक्षाओं की चर्चा की गई, एक मुख्य परीक्षा और एक उसमें जो कमियां रह गई है उसके लिए सुधार की परीक्षा, ताकि उस पर वो क्या हो, मानसिक दबाव नहीं आए, वो आत्महत्या न करे, वो स्कूल जो ये बोरिंग एजुकेशन है उससे बाहर निकले। तो 2 प्रकार की एजुकेशन की बात की, यानी परीक्षा को रीडिजाइन किया जाएगा। क्यों, अब इसको सरल बनाया जाएगा, क्षमता आधारित यानी योग्यता आधारित शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। बच्चे की जो स्किल है उस आधार की एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें 2 प्रकार की परीक्षा, एक मुख्य परीक्षा, एक सुधार परीक्षा। यानी उसमें भी क्या छूट दी जाएगी, उसकी योग्यता क्या है, उस पर प्रेशर नहीं दिया जाएगा तू साइंस ही ले। अगर साइंस ही ले, अगर तुझे ज्योग्राफी अच्छी लगती है, जैसे मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों अच्छी लगती है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस बहुत अच्छी लगती है, इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी लगती है, तो मैं पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स को भी साथ में पढ़ लूं। ये मेरी छूट होनी चाहिए, मेरे पास ये अधिकार होना चाहिए कि मैं इस क्षेत्र में भी अच्छा कर सकता हूं। अगर मान लो कि आपको आर्ट्स अच्छी लगती है लेकिन आपको थोड़ी थोड़ी मैथ भी अच्छी लगती है, लगती तो नहीं होगी, अगर अच्छी लगती है तो आपके पास ऑप्शन होना चाहिए कि मैं जो मेरी आर्ट्स वाले सब्जेक्ट में जो कमी है उसको बाहर करके मैं एक साइंस वाला सब्जेक्ट ले लूं। आपको आर्ट्स वाले सब्जेक्ट को हो सकता है केमिस्ट्री अच्छी लगे, लेकिन उसको ज्योग्राफी अच्छी नहीं लगी, तो ज्योग्राफी की जगह वो केमिस्ट्री ले ले। यानी सब्जेक्ट का जो चॉइस है वो उपलब्ध होनी चाहिए। और क्या, जो शिक्षा है यानी एग्जाम है उसको इसी प्रकार से बना दो। अपने क्या करते हैं, या तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, या क्या होती है अपने सब्जेक्टिव एग्जाम, या तो ऑब्जेक्टिव होता है या सब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव में अपनी एनालिटिकल अप्रोच का पता चलता है, ऑब्जेक्टिव में अपने रटने की प्रवृत्ति का पता चलता है। तो एग्जाम में क्या कर दिया जाए, एग्जाम को कंबाइन कर दिया जाए, उसमें कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले हो, कुछ डिस्क्रिप्टिव हो यानी वर्णनात्मक हो। और इसी को देख लो आपने, अभी जो ईएमआरएस की होती है, यानी जो ये एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है, इसका जो अभी सिलेबस आया है अभी 5-7 दिन पहले, उसमें ये ही प्रोविजन शामिल किया गया है। यानी टियर 2, टियर 1 और टियर 2 2 टियर में एग्जाम होंगे। टियर 1 में जो है वो कैसे ऑब्जेक्टिव एग्जाम, और टियर 2 में उसमें डिस्क्रिप्टिव एग्जाम को भी शामिल किया है। ये है एनईपी 2020 का क्रियान्वयन धरातल पर। अगर हर एग्जाम इस प्रकार से होने लगेगा तो वास्तविक रूप से एनईपी का जो सपना है कि भारत को वैश्विक जो ग्लोबल नॉलेज का पावर हब बनाना है, वो इंप्लीमेंटेशन तब होगा। और इसके लिए दिशा निर्देश कौन देगा, इन सब के लिए दिशा निर्देश कौन से देगा, एनसीईआरटी देगा। किनको देगा, एससीईआरटी को, यानी स्कूल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च और ट्रेनिंग के लिए जो बोर्ड ऑफ असेसमेंट है यानी आकलन केंद्र का बोर्ड है उसको। और किसको, एक अपन इस एनईपी 2020 में चर्चा की गई है कि नेशनल असेसमेंट सेंटर यानी राष्ट्रीय आकलन केंद्र और स्कूल एजुकेशन, इसकी चर्चा की गई है, और शिक्षकों के लिए। इसके अलावा कि एनसीईआरटी जो 2020-21 है को एनसीईआरटी दिशा निर्देश देगा कि उसको
एनी हाउ 2022-23 तक लागू किया जाए। यानी एनसीएफ 2020-21 आया, उसको किस प्रकार से 2022-23 में लागू किया जाएगा, उसमें क्या यही मुख्य परीक्षा, सुधार परीक्षा जो अभी तक लागू नहीं हुई है, वो एनईपी 2020 में चर्चा की कि 2022-23 तक लागू की जानी चाहिए। वो लागू नहीं हुई, तभी तो अपन एनईपी पढ़ रहे हैं कि एनईपी 2020 क्यों लागू नहीं, क्यों लोगों को जागरूकता ही नहीं, एनईपी है क्या लोगों को पता ही नहीं चला। इसलिए अभी सिलेबस में अपन को ऐड किया है कि जो चीजें 2022-23 में लागू होनी थी वो 2025-26 तक ही लागू नहीं हो रही है। इसके अलावा इस चैप्टर में क्या चर्चा की गई है, एससीईआरटी पढ़ लिया, स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, बीओए क्या है, बोर्ड ऑफ असेसमेंट है, एनएसएससी क्या है, नेशनल असेसमेंट सेंटर फॉर स्कूल एजुकेशन। एक आगे अपन पढ़ेंगे परग, जो आकलन केंद्र जो अपन बोल रहे हैं नेशनल असेसमेंट सेंटर, वो परग को इसमें बनाया गया है। परग क्या है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज, यानी नॉलेज में जो अपने परफॉर्मेंस लिए उसका क्या करेंगे, असेसमेंट करेंगे। यानी फुल फॉर्म याद नहीं, तोड़ दो उसको कि नॉलेज है, नॉलेज से अपनी जो परफॉर्मेंस आई है उसका क्या करेंगे, अपन असेसमेंट करेंगे, उसका आकलन करेंगे, उसका रिव्यू करेंगे यानी समीक्षा करेंगे, और क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे कि अपन ने क्या प्राप्त किया। जो ऑफ लर्निंग की बात कर रहे थे, फॉर लर्निंग की बात कर रहे थे, एज लर्निंग की बात कर रहे थे, उन तीन प्रावधान के लिए किसको की स्थापना की गई, परख की स्थापना की गई। और इसका लक्ष्य क्या, होलिस्टिक डेवलपमेंट, बच्चे का समावेशी यानी संपूर्ण विकास किस प्रकार से हो, उसके लिए क्या परख, इसके आगे अपन चर्चा करेंगे। अब अगर एक अलग से प्रावधान किया, देखो वो तो मुख्य परीक्षाएं थी, बोर्ड परीक्षाएं थी, लेकिन क्या जो एनईपी 2020 में अपने आदर्श बातें कर रहे हैं, इनका वास्तव में क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसके लिए बीच बीच में निगरानी के लिए, सतत निगरानी के लिए एक अलग से एग्जाम कराएंगे कुछ बच्चों को छांट के। कौन सी कक्षा में, कक्षा 3 में, कक्षा 5 में और कक्षा 8 में, कि जो अपने ये प्रोविजन किया है वास्तव में उनका इंप्लीमेंटेशन हुआ या नहीं हुआ, उसका रिजल्ट अपन को मिला या नहीं मिला। यानी उसका रिजल्ट के लिए ये जो अपन प्रावधान कर रहे हैं कि उस सतत निगरानी हो करने के लिए शिक्षा प्रणाली का वास्तव में विकास हुआ या नहीं हुआ, और क्या कमियां रह गई है। यानी अगर ये बोर्ड एग्जाम हो रहा है, इससे अभी जैसे स्टेट ओपन वाला कर लिया, उसका वास्तव में कोई अपन को परिणाम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसके लिए अलग से एक एग्जाम करवाएंगे। और कराएगा कौन, इसके लिए एक उपयुक्त प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, क्योंकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में लगातार सुधार किया जाए, यानी एनईपी 2030 की आवश्यकता नहीं पड़े, एनईपी 2020 में कमियां ना रहे, उन कमियों को हाथों हाथ समाधान कर दिया जाए। इसके लिए अलग से परीक्षा, इसको इसमें ये याद रखना, कक्षा 3 और 5 और 8 स्कूल की परीक्षा नाम से क्वेश्चन आ सकता है, और इसमें कराएगा कौन, एक उपयुक्त प्राधिकरण, और क्यों, इसका अलग से क्वेश्चन बन सकता है। फिर परख अपन ने पढ़ लिया कि परफॉर्मेंस का क्या करेंगे, असेसमेंट करेंगे, और क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे, और क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, किसका, जो अपने नॉलेज लिया, ऑफ नॉलेज, और किसके लिए, फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये क्या है, एमएचआरडी मंत्रालय के तहत जो मानक आकलन निकाय है, यानी जो स्टैंडर्ड असेसमेंट क्या होता है, यानी इसी के आधार पर ये ही मानदंड तय करेगा, किसके लिए, एससीईआरटी के लिए, अलग अलग राज्यों के लिए, एनसीईआरटी के लिए, ये मतलब किस प्रकार से बच्चों का मूल्यांकन, जो 360 डिग्री का अपने प्रोग्रेस कार्ड की बात करें तो वो कौन मेंशन करेगा, वो करेगा जो परख है वो निर्धारित करेगा। ये क्या करेगा, मानक दिशा निर्देश तैयार करेगा, और मार्गदर्शन तो करेगा किसका, स्टेट असेसमेंट सर्वे का, जो एसएस होता है स्टेट में जो असेसमेंट सर्वे है करवाता है, उसका तो मार्गदर्शन होगा, और जो नेशनल असेसमेंट सर्वे उसका संचालक होगा। तो ये क्वेश्चन होगा किसका संचालक होगा, एनएस का तो संचालक होगा, और मार्गदर्शक किसका होगा, एसएस का, जो स्टेट असेसमेंट सर्वे है। यानी हर राज्य अलग से अपना एक सर्वे कराएगा आकलन का, कि बच्चों ने क्या सीखा है, क्या नहीं सीखा है। जैसा अभी अपन पढ़ेंगे यूडाइस पढ़ेंगे आगे, कि बच्चों ने कक्षा 3 के बच्चों का पूरी राज्य का सर्वे करवा लिया, कक्षा 3 के बच्चों में ये कमियां रही, ये उन्होंने सीखा, ये सुधार की आवश्यकता है, यानी एक होलिस्टिक सर्वे करवाया जाएगा। वो अगर स्टेट कराएगा तो स्टेट असेसमेंट सर्वे, और नेशनल कराएगा तो नेशनल असेसमेंट सर्वे। इसके अलावा अगर अपन चर्चा करते हैं कि एक समान विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा, अब देखो अपन जब सिलेबस की चर्चा करते हैं जहां स्कूल एजुकेशन दे रखा है, लेकिन स्कूल एजुकेशन में कॉलेज एजुकेशन की चर्चा कर ली गई, उसी प्रकार से कॉलेज एजुकेशन में स्कूल एजुकेशन की चर्चा की गई कि अब जो ये अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो होती थी, जैसे अपने यहाँ राजस्थान में सेंट्रल यूनिवर्सिटी का है कि बांद्रा सिंध अजमेर में है, अलग अलग स्टेट में जैसे जम्मू कश्मीर में अलग से सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो पहले क्या होता था, इनमें एडमिशन के लिए हर यूनिवर्सिटी का अलग एग्जाम होता था, कि राजस्थान यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है राजस्थान वाली, उसका अलग से एग्जाम होता था, जम्मू कश्मीर वाले का एग्जाम अलग से एग्जाम होता था। अब क्या किया गया कि ये अलग अलग एग्जाम को खत्म करके ऑल इंडिया एक ही एग्जाम किया जाए। कौन कराएगा वो एग्जाम, वो कराएगा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी,
जो एनटीए है वो एग्जाम कराएगी। और इसमें दो प्रकार की परीक्षा, एक तो कॉमन एडमिशन टेस्ट यानी सीएटी, कॉमन एडमिशन टेस्ट, सामान्य योग्यता परीक्षा बोलते हैं उसको, और दूसरी होगी सब्जेक्ट की, यानी अगर फिजिक्स से वो एडमिशन लेना चाहते हो तो फिजिक्स की, यानी विशेषीकृत सामान्य विषय परीक्षा, साइंस वालों के लिए साइंस की, आर्ट्स वालों के लिए यानी सब्जेक्ट वाइज, लैंग्वेज के लिए लैंग्वेज की। और ये एग्जाम इतने बार साल में एक बार होता था, अब क्योंकि सेमेस्टर शिक्षा लागू कर रहे हैं तो अब इसका प्रावधान किया गया है वर्ष में 2 बार। ये हो गया अपना चैप्टर नंबर 4। अब अपन बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 की। 5 सितंबर से अपन ने याद रखा कि चैप्टर नंबर 5 में शिक्षक शिक्षा की बात की गई है। अब जो 2 वर्षीय जो बीए डिग्री थी उसको धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं, और एनईपी 2020 में कहा गया है कि 4 वर्षीय जो बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, बीएससी प्लस बीएड, बीए प्लस बीएड, उसको बढ़ावा दिया जाएगा। यानी स्कूल से ही, यानी कॉलेज से ही उस बच्चे को टीचिंग की जो एजुकेशन होती है उसको शिक्षा, यानी पहले होता क्या था, अपन क्या करते थे, पहले तो अपन करते थे बीएससी, यानी पहले सब्जेक्ट की नॉलेज लेते थे, बीए करते थे, और फिर पढ़ाना किससे, उसके अलग से अपन को डिप्लोमा लेना पड़ता। अब 2 साल वाली बीएड में क्या होता है, अपने बीएससी की, बीए की, उसके बाद में पता चला कि किसको ऐसे पढ़ाना, तो उस बच्चे को जब सब्जेक्ट अपन पढ़ा रहे हैं उसी टाइम पता लग होना चाहिए कि इस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ाया जाना चाहिए। यानी अगर आप बाद में टीचर बनते हो तो आप जिस समय सीख रहे हो उसी टाइम आपको ये पता होना चाहिए कि आप इस टॉपिक को कैसे सिखा सकते हो। मैंने क्या किया, लर्निंग बाय टीचिंग इज बेस्ट लर्निंग, यानी आप पढ़ा के अगर सीखते हो ना वो बेस्ट लर्निंग है, ये मोटो है। तो आप पढ़ते पढ़ते जब पढ़ा रहे हो, यानी पढ़ाते पढ़ाते सीख रहे हो, तो कॉलेज में अपन क्या करते हैं, अपन पढ़ते हैं, केवल पढ़ाना नहीं सीखते। तो अब क्या किया जाए, 4 वर्षीय जो डिग्री कोर्स होता है उसमें क्या किया जाए कि आपको सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाए, और सब्जेक्ट को पढ़ाना कैसे, यानी पेडागोजी की उसी टाइम बात कर ली जाए, शिक्षण शास्त्र की उसी समय चर्चा कर ली जाए, उसके लिए अलग से डिप्लोमा को जरूरत नहीं हो। तो धीरे धीरे जो 4 वर्षीय बीएड है उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए, और 2 वर्षीय जो बीएड है उसके लिए अलग से संस्था की स्थापना नहीं है, जो ये करेगी वो ही काम वो कर देगा। यानी 4 वर्षीय बीएड वाली जो संस्था है वो ही 2 वर्षीय डिप्लोमा उपलब्ध करा देगी। इसके अलावा विशेष प्रशिक्षक तैयार किए जाए, यानी जैसे अभी क्या होता है, शारीरिक शिक्षा के अलग से विषय एग्जाम होता है, यानी पीटीआई एग्जाम के अलग से एग्जाम होता है, बीएसटीसी वालों के लिए अलग से एग्जाम होता है, 6 से 8 वालों के लिए लेवल 2 के लिए अलग से एग्जाम होता है। उसी प्रकार से जो बधिर है उनके लिए अलग से होगा। यानी अब क्या किया जाए कि शिक्षा को स्पेसिफिक किया जाए, क्या किया जाए अलग से, जैसे अगर फिजिक्स केमिस्ट्री वाला टीचर है तो उसके लिए अलग से एजुकेशन का सिस्टम तैयार किया जाए, उसको ट्रेनिंग ही उसी हिसाब से दी जाए, उसकी बीएड भी उसी हिसाब से होनी चाहिए, यानी सब्जेक्ट वाइज उसमें बीएड कोर्स को लॉन्च किया जाए अलग से। जो कॉमन पेपर होते हैं उनको हटा के क्या किया जाए, अलग से टीचर तैयार किया जाए, विशेष प्रशिक्षक, जिस प्रकार से शारीरिक शिक्षा होती है उसी प्रकार से हर सब्जेक्ट के अलग से तैयार किया जाए, ताकि व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिया, यानी उसका वो प्रोफेशन बहुत अच्छा हो जाए। इसके अलावा जो कंटिन्यूअस जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, यानी टीचर अपने आप में किस प्रकार से प्रोफेशनल डेवलपमेंट कर सके, यानी टीचर भी अपने आप में किस प्रकार से सुधार कर सके, इसके लिए एक प्रोग्राम चलाया जाएगा सीपीडी, यानी कंटिन्यूअस जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है वो प्रोग्राम चलाया जाएगा। और इसमें प्रतिवर्ष 50 घंटे, यानी हर एक टीचर क्या लेगा, 1 साल में 50 घंटे इस प्रोग्राम में भाग लेगा, ताकि उसका क्या हो सके, उसका खुद का प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो सके। और क्या ये अनिवार्य है? ये अनिवार्य नहीं है, इसमें स्वेच्छा से क्वेश्चन आ सकता है, क्या ये अनिवार्य है, ये अनिवार्य प्रोविजन है? नहीं है, ये है स्वैच्छिक है, यानी उसके विवेक पर डिपेंड करता है। फिर क्या, एक है जो कैरियर मैनेजमेंट प्रोग्राम, यानी हर टीचर का सपना क्या होता है, अपने भी पदोन्नति ले, अपन उसकी वेतन वृद्धि की जाए, ताकि क्या अपने कैरियर को में और ज्यादा वो प्रगति करे, क्या करे, प्रगति करे, यानी टीचर एजुकेशन को भी बढ़ावा दिया जाए। अपने क्या होता है, टीचर बनने के बाद में रीट वाला टीचर रीट में ही बन जाता है, यानी उसको क्या, उसकी समय समय पर क्या कर दिया जाए, उसका प्रमोशन किया जाए, उसकी वेतन वृद्धि करे, यानी उसको मोटिवेशन मिले, ताकि वो कुछ और अच्छा करे, वो रिसर्च करे, उस सब्जेक्ट में रिसर्च करे, बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाया जाए, शिक्षण शास्त्रीय विधियों में वो रिसर्च करे, यानी उसके लिए अलग से कैरियर मैनेजमेंट प्रोग्राम चलाया जाए टीचर के लिए। और क्या किया जाए, जो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन होती है, एक नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है, उसके अंतर्गत यानी उसके अधीन एक सामान्य मानक परिषद है, क्या, जनरल एजुकेशन काउंसिल है, वो क्या करेगी, वो करेगी पुनर्गठन करेगी, किसका पुनर्गठन करेगी, कि राष्ट्रीय मानक सेटिंग बॉडी, यानी जो मानक निर्धारित करने वाले, किसके लिए, टीचर के लिए, यानी किस टीचर को किस प्रकार की विधियों का प्रयोग करना चाहिए, 5वीं तक के बच्चों को कौन सी विधि से पढ़ानी चाहिए, जो अपन स्वादात्मक शैली की बात कर रहे थे, अनौपचारिक शैली की बात कर रहे थे, अपन जो औपचारिक शैली की, मूर्त शैली की, अमूर्त शैली की बात कर रहे थे, जो विश्लेषणात्मक शैली की बात करते हैं, आगमनात्मक निगमनात्मक शैली की बात करें, तो ये स्टैंडर्ड तय कौन करता है, ये करती है राष्ट्रीय मानक सेटिंग बॉडी, यानी जो ये पीएसएस भी होती है, ये तय करती है। और ये होती किसके तहत, एनसीटी के तहत एक संस्था है, सामान्य मानक परिषद,
इसका अपन को पुनर्गठन करना है, यानी वापस नए मानक तय करने हैं ताकि राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक सेट 2022 के नाम से तैयार किया जाए। याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, कौन करेगा? एनसीटी के तहत जो राष्ट्रीय मानक सेटिंग बॉडी है, और उनको क्या नाम दिया जाएगा कि राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक सेट 2022, यानी नए स्टैंडर्ड तय किए जाएंगे हर बच्चे के लिए, 5वीं के लिए अलग से, 10वीं के बच्चों के लिए अलग से, 12वीं के बच्चों के लिए अलग से, और इसकी 2030 में वापस समीक्षा की जाए। क्योंकि बच्चे क्या अब जैसे टेक्नोलॉजी का युग आ गया तो क्या होती है, अब डिजिटल क्लास का महत्व बढ़ गया, तो क्या 1986 वाले नीति में डिजिटल शिक्षा के प्रावधान की बात की थी क्या डिजिटल क्लासरूम की चर्चा की थी क्या? अब डिजिटल क्लासरूम के लिए अलग से अपने चैप्टर जोड़ दिया, यानी ऑनलाइन शिक्षा की, यानी समय की मांग के अनुसार, इसलिए उसमें समय समय पर क्या किया जाए, समीक्षा की जाए। और क्या चर्चा की गई है चैप्टर नंबर 5 में? इतनी चर्चा की गई है, अलग से शिक्षक शिक्षा के लिए यह आपने बता दिया 2030 तक क्या बहुत से कॉलेज व विश्वविद्यालय में सम्मिलित किया जाएगा, यानी टीचर एजुकेशन को, जो अपन बीएड की बात कर रहे थे ना कि कॉलेज के समय इंटीग्रेटेड कोर्स, यही तो है कि उसी समय उसको पता चल जाना चाहिए कि किस प्रकार से उस टॉपिक को पढ़ा रहा है टीचर, उसी प्रकार से अपन इस टॉपिक को किस प्रकार से पढ़ा दें। यानी जो कॉलेज टीचर की एजुकेशन है उसको कहाँ शामिल किया जाएगा, उसको स्कूल की एजुकेशन के साथ साथ जो कॉलेज एजुकेशन है, यानी यूनिवर्सिटी की एजुकेशन के साथ साथ कॉलेज एजुकेशन के सिलेबस में शामिल कर दिया जाए, ताकि अलग से बीएड के डिप्लोमा की आवश्यकता ना पड़े। और क्या 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड की इसको इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। और नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है, ये अलग से एक फ्रेमवर्क बनाएगी, यानी जो अपना सिलेबस का फ्रेमवर्क है वो अलग से, जिस प्रकार से एनसीएफ स्कूल एजुकेशन के लिए, उसी प्रकार से एनसीएफ किसके लिए बनेगा, टीचर एजुकेशन के लिए बनेगा। और इसके परामर्श कौन देगा, एनसीईआरटी देगा। अब चैप्टर नंबर 6 पर चलते हैं अपन साथियों। चैप्टर नंबर 6 का क्या नाम था, समतामूलक व समावेशी शिक्षा। साथियों प्रॉब्लम क्या थी, क्या बालक और बालिका शिक्षा में बहुत ज्यादा, यानी जेंडर असमानताएं थी, सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन के आधार पर असमानताएं बहुत ज्यादा थी स्कूल में। तो अब क्या किया जाए, ये जो यूडीआईएस है उसका एक सर्वे होता है, यानी यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। ये यूडीआईएस क्या है, ये एक मतलब ऐसे मान लो कि एक डाटा सेंटर है, इसमें हर जिले के वाइज डाटा का कलेक्ट किया जाता है, नेशनल पूरे भारतवर्ष के जितने भी जिले हैं उसमें हर जिले वाइज एजुकेशन संबंधित जो डाटा होता है वो ये संस्था है जो तैयार करती है, जिसका फुल फॉर्म क्या है, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। इसमें बच्चियां कितनी स्कूल आ रही हैं, बच्चे कितने आ रहे हैं, बच्चों के क्या समस्याएं हैं, कितने ड्रॉप आउट की रेट है, यानी कितना उसका सकल नामांकन अनुपात है। इसकी जो 2016-17 की रिपोर्ट थी उसमें कहा गया कि जो SC ST यानी पिछड़ापन की जो असमानता की बात करें अपन, सामाजिक असमानता की, यानी SC और ST जो प्राथमिक स्तर पर, यानी 20% बच्चे जब प्राथमिक स्तर में आते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं 12वीं तक आता है तो 2% बच्चे उनमें कम हो जाते हैं। एसटी में ये 10 और 6 का अनुपात है, दिव्यांग में 1 और 0.25। सामान्य याद रखना, यहां से क्वेश्चन नहीं बन सकता, ये ताकि अपन को पता चले कि इस चैप्टर को अपन पढ़ क्यों रहे हैं। यानी सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन है जो दिव्यांग, यानी ये क्या हो गया, सामाजिक पिछड़ापन। इसके अलावा जेंडर पिछड़ापन है कि बच्चियां हैं जो कॉलेज में कितनी परसेंट है, 15% है आती है, और बच्चे कितने 25%, यानी उनमें भी 10% का गैप है। तो इसके लिए क्या किया जाएगा, किसी भी क्षेत्र में जब पिछड़ापन होता है तो इसको क्या करते हैं, स्पेशल बना दो। जैसे अपने इकोनॉमी में, राजस्थान की इकोनॉमी में बढ़ते गए, सीतापुर जोधपुर में क्या स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया हुआ है, तो क्योंकि वो जिस क्षेत्र में स्पेसिफिक कर दिया है, यानी जहां सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र जो पिछड़े हुए हैं उसमें स्पेशल एजुकेशन जोन बना दो, ताकि क्लस्टर आधारित शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए वहां, यानी सेज बना दो, क्या स्पेशल एजुकेशन जोन बना दो, ताकि जो सोशियो इकोनॉमी एडवांटेज ग्रुप है, यानी सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं उनके लिए क्या करें, केंद्र और राज्य दोनों मिलकर क्या विशेष प्रयास करें, उनके लिए स्पेशल एजुकेशन जोन बना दो, उस क्षेत्र को स्पेशल एजुकेशन जोन में परिवर्तित कर दो। और क्या कर दे, जेंडर जो इनइक्वलिटी है उसके लिए क्या करें कि सेंट्रल गवर्नमेंट, कौन सी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट नहीं, वो एक अलग से फंड करेगी, किसके लिए, गर्ल्स की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और ट्रांसजेंडर की शिक्षा के लिए, यानी विशेष प्रयास करेगी, इस एक फंड का गठन करेगी, उस फंड के माध्यम से बच्चों की शिक्षा को और ट्रांसजेंडर की शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा क्या, चैप्टर नंबर 7 में क्या अपने पढ़ा था, कॉम्प्लेक्स आधारित यानी क्लस्टर बेस्ड शिक्षा की माध्यम से कुशल संसाधन में प्रभावी। अपन जो पश्चिमी राजस्थान में मास्टर जी की कहानी देखी थी, क्या होता कि आंगनबाड़ी अलग से है, 5वीं तक स्कूल अलग से है, 8वीं तक स्कूल अलग से है, 5 बच्चे उसमें है, 7-8 उसमें है, तो क्या टीचर एक है, तो क्यों न इन सभी को एक कर दिया जाए। तो एक सर्वे था, किसका, यूडाइस का सर्वे था 2016-17 का, कि 28% तो प्राथमिक, यानी 100 में से 28 स्कूल में तो ऐसी स्कूलें हैं जिसमें 30 से कम बच्चे हैं, और 15% उच्च प्राथमिक, यानी जो 8वीं तक स्कूल है उनमें 30 है, यानी
जो 15 स्कूल 100 में से ऐसी हैं जिनमें 30 से कम बच्चे हैं, यानी 30 से कम बच्चों वाली जो स्कूल हैं उनको बंद कर दिया। जो ये अभी पिछली सरकार में ये मुद्दा चला था वर्तमान समय की स्कूल को मर्ज किया जा रहा है, स्कूलों को बंद किया जा रहा है, क्यों कर रहे हैं कि ताकि उन संसाधनों का प्रभावी उपयोग कर सके। क्या कर सके? प्रभावी। जो अगर 30 से कम बच्चे हैं तो उन स्कूलों का 2030 तक क्या कर दो, 2025 तक मर्ज कर दो और जो समूह संरचना है उसको बढ़ाओ दो। और कोठारी आयोग था 1964 का, उसने भी ये सिफारिश की थी। उससे क्या होगा कि 5 से 10 किलोमीटर की जितनी भी है उनके लिए अलग से 5 से 10 किलोमीटर वाली स्कूलों को क्या कर दो, वाहन से सुविधा कर दो और सभी बच्चों को एक जगह कर दो, ताकि अनुकूलतम माहौल बनेगा। क्या बनेगा? अनुकूलतम माहौल बनेगा। सभी टीचर एक जगह होंगे तो हर बच्चे को वो पढ़ा सकेंगे। यानी मानव संसाधन का भी और वित्तीय संसाधन का भी क्या होगा, प्रभावी प्रबंधन हो पाएगा। और इसके लिए क्या, एसएमसी के माध्यम से, यानी स्कूल जो मैनेजमेंट कमेटी है इसके माध्यम से क्या स्कूल के डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम चलाए जाए, स्कूल के क्लस्टर के डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम चलाया जाए, और एससीईआरटी और डीएससी को क्या कर, यानी जो डिस्ट्रिक्ट वाली एससीईआरटी है और जो अपन जो पढ़ते हैं डीएससी, वो क्या करेगी, वो मानक तय करेगी, स्टैंडर्ड तय करेगी। जैन डिस्ट्रिक्ट स्कूल एजुकेशन जो कमेटी होती है वो मानक तय करेगी। और इसके लिए क्या करें, हर जिले और राज्य में क्या करते हैं, बाल भवन खोले, ताकि हर वर्ष का यानी प्रत्येक उम्र का जो बच्चा होता है कम से कम उनमें जाता रहे, वो माहौल पैदा करता रहे, माहौल तैयार करता रहे पढ़ने के लिए। और जब अपन चैप्टर नंबर 8 की जो लास्ट चैप्टर है उसकी चर्चा करते हैं आज, क्या स्कूली शिक्षा के लिए मानक निर्धारण। और भाई उसे जो बेस्टदारी मास्टर था उसका सपना क्या था कि मेरी स्कूल क्या बने, मॉडल बने, यानी एक ऐसा स्टैंडर्ड तय करे ताकि दूसरी स्कूल है उसको क्या आदर्श के रूप में माने। तो ये मॉडल तय कौन करेगा? इसमें आपको 4 संस्थाओं के नाम याद रखना। एक तो स्कूल शिक्षा विभाग, एक है स्कूल शिक्षा डायरेक्टरेट यानी निदेशालय, और क्या SSA यानी स्कूल स्टेट स्टैंडर्ड अथॉरिटी, यानी मानक तय करने के लिए एक स्कूल स्टेट स्टैंडर्ड अथॉरिटी का निर्माण किया जाएगा हर राज्य और हर यूटी में, एक ये और एक SSRT। तो जिस प्रकार से सेंट्रल लेवल पे एनसीईआरटी सिलेबस को, पाठ्यक्रम को तय करती है, उसी प्रकार से अगर एकेडमिक जो स्टैंडर्ड है वो तय करना है और यह पाठ्यक्रम तय करना है तो राज्य में कौन करेगा? एनसीईआरटी। इसका क्वेश्चन आ सकता है, सबका अलग अलग काम, इनको अलग से आपको याद रखना। ये काम करती है जो निदेशालय है, वो ये काम करता है। भाई डायरेक्टरेट क्या होता है? ये प्रशासनिक इकाई है, तो वो सर्विस यानी टीचर की सर्विस के संबंधित होगी, उनकी चर्चा कौन करेगा, उनका काम कौन करेगा? वो निदेशालय करेगा। शैक्षिक संचालन की जिम्मेदारी उसके पास होगी। जो स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी है स्टेट की स्टैंडर्ड, वो क्या करेगी? न्यूनतम गुणवत्ता मानक तय करेगी। क्या करेगी? यानी क्वालिटी जो स्टैंडर्ड है उनको तय करेगी कि हर इस स्कूल में इस लेवल की एजुकेशन होनी चाहिए, इस क्लास में इस लेवल का पाठ्यक्रम होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड को तय करेगी। और जो स्कूल शिक्षा विभाग है ये क्या होता है? राज्य में सर्वोच्च निकाय होता है, यानी स्कूल शिक्षा का विभाग क्या होता है? ये सर्वोच्च निकाय होता है, ये समग्र निगरानी रखता है। बाकी सबकी निगरानी कौन रखेगा? शिक्षा विभाग रखेगा। पॉलिसी निर्धारण कौन करेगा? तो वो करेगा स्कूल शिक्षा विभाग। यानी इनके सबके आपको काम याद रखने हैं। इसके अलावा अपन अगर चर्चा करें कि राज्य में, भाई आपने क्या पढ़ा था, राज्य आकलन सर्वे, जो स्टेट क्या असेसमेंट जो सर्वे है वो कैसा होना चाहिए? जनगणना। हाँ, मतलब हर राज्य अपनी जनगणना के आधार पर, हर क्लास के आधार पर क्या एक आकलन करवाएगा, असेसमेंट सर्वे करवाएगा। और क्या एससीईआरटी है जो इसके स्टेट काउंसिल एजुकेशन है रिसर्च और ट्रेनिंग के लिए, वो क्या करेगी? जो स्टेट क्वालिटी असेसमेंट और एक्रीडिटेशन फ्रेमवर्क को विकसित करेगी, यानी गुणवत्ता मानक जो है उनको तय करेगी। क्या स्टेट क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन फ्रेमवर्क को विकसित करेगी, एक स्टैंडर्ड को तय करेगी। कौन करेगी? एससीईआरटी। तो ये इसका एससीईआरटी का कार्य याद रखना है। इसके अलावा जो सीआरसी है, बीआरसी है, डाइट है, ये क्या एससीईआरटी है, ये परिवर्तन का प्रबंधन प्रक्रिया, यानी उनमें किस प्रकार से क्या करें। सीआरसी में जन क्लस्टर जो रिसोर्स है और जो ब्लॉक आधारित रिसोर्स है, और डाइट जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन का इंस्टीट्यूट है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन ट्रेनिंग, ये इनमें समता के लिए, इनकी कार्य संस्कृति में परिवर्तन के लिए एक प्रोग्राम चलाएगी जिसका नाम क्या है? परिवर्तन का प्रबंधन प्रक्रिया। क्या? परिवर्तन का प्रबंधन प्रक्रिया। ये कौन चलाएगा? ये एससीईआरटी चलाएगी। अगर अपन इसकी सीआरसी, बीआरसी और डाइट की बात करें तो डाइट क्या है? डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। और जो बीआरसी है वो ब्लॉक रिसोर्स सेंटर है, सीआरसी क्या है? क्लस्टर रिसोर्स सेंटर है। तो साथियों ये अपना जो भाग फर्स्ट था, यानी आपके जो सिलेबस में दिया गया चैप्टर 1 से 8, क्योंकि मैंने कहा इस कक्षा में आपको ज्यादा जोड़ नहीं आने वाला, क्योंकि इन सब की चर्चा आपने पहली 2 क्लास में कर ली है। अगली क्लास में तो आपको बिल्कुल भी जोड़ नहीं आने वाला, क्योंकि इन्हीं चीजों में थोड़ी सी चीजें ऐड करनी है, जिसमें अपन तय करेंगे कि हायर एजुकेशन की जो अच्छी अच्छी चीजें हैं, जैसे भाषा वाला चैप्टर हो गया, व्यवसायिक शिक्षा वाला चैप्टर हो गया, प्रौढ़ शिक्षा वाला चैप्टर हो गया, ऑनलाइन एजुकेशन को उससे क्वेश्चन बन सकता है, एक तो इनकी चर्चा करेंगे। और एक 2020 से 2025 में, यानी जो नई एजुकेशन, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसका किस प्रकार से राजस्थान में क्रियान्वयन किया जा रहा है,
यानी राजस्थान में जो रेडीनेस कार्यक्रम है उसकी अपन चर्चा करेंगे, निपुण भारत को राजस्थान में किस प्रकार से इम्प्लीमेंशन किया गया इसको चर्चा करेंगे, एनईपी को क्रियान्वयन के लिए जो ये पीएम श्री स्कूलें आ रही है उनकी चर्चा, मतलब क्योंकि टॉपिक करंट का है तो इसमें आपके सिलेबस में करंट भी है तो वहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो मेरा कर्तव्य ये होता है कि कम से कम एनईपी में आपको अलग से करंट बेस्ड है जो कोई भी चीज नहीं पढ़नी पड़े। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है अच्छे से तो इंतजार कीजिए अगली क्लास में। अगली क्लास में इस टॉपिक को एनईपी को अपन पूरा कर लेंगे और फिर आप जब अच्छा सा रिवीजन कर लेंगे तो एक अलग से इसकी एमसीक्यू की है जो क्लास ले आएंगे जिसमें अपन 50-60 क्वेश्चन आराम से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।